देखो जी, चार्ट पे हम अपने आ चुके हैं, तो आप लोगों से लेवल वगैरह की मैं बातें करूं आगे कि लेवल कैसे मार्क करना है। देखो अभी लेवल मार्किंग में जैसे आप लोगों को किसी का क्वेश्चन था कि 800 के नंबर पे दिक्कत परेशानी, एक तो वो, दूसरी बात लेवल मार्किंग का मैंने आपको काम बताया ही था कि थोड़ा सा टफ रहता है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं ना, आप लोगों ने ये क्या क्या चल गया यार, ये एक सेकेंड। अपने को पहले लेके चलना है चार्ट को बार प्ले पे, और बार प्ले भाई पे लेके जाने के बाद, हाँ। मार्किंग में एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे को जैसे राउंड नंबर या पीजीएसवाई नंबर इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास रहता है ना, तो वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है मेरे को। राउंड नंबर के पास। नहीं, जैसे क्लोजिंग प्राइस के पास जैसे पीएसवाई नंबर रहता है ना, जैसे 57,500, हम्म। उसमें थोड़ा वो रहता है कि वहां पर थोड़ा मतलब गाइड करने में परेशानी रहती है कि यहाँ पर निकल गए हैं या निकल जाएंगे। उसमें जैसे आज भी 57,000 के नीचे क्लोज हुआ हम्म। इस चीज में। ठीक है, अभी एक बार बात कर लेते हैं चार्ट पे। अब यार देखो, यहाँ पे मैं आ तो रहा हूँ उसको बड़ा करने के लिए, लेकिन मोर सेटिंग में जाता हूँ तो आएगा क्या, आ गया। चलो इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नंबर्स विजिबल हो। तो एक तो मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया जहाँ से अपने को, सबसे पहले तो चार्ट को मैं आप लोगों को समझाऊँ। देखो अगर पिछले दिन के चार्ट में आप देखें, क्या देखें, ये वाला चार्ट। अब आज के चार्ट में मैंने आपको बताया, फिलहाल इस चार्ट को देखते हुए हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चार्ट में जो भी सेलर्स आ रहे हैं, मार्केट ने उन सेलर्स को ठीक ठाक तरीके से निकाल दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि चार्ट में सेलर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ट में आज हुआ क्या है कि आज मैंने, हालांकि सेलिंग के ट्रेड के होने के बाद मैंने कॉल साइड में लिया और कॉल साइड का ही वो ट्रेड मेरा चल पड़ा। चलने के बाद फिर वापस मुझे ट्रेड करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मेरा प्लान ही कॉल साइड का था, प्लान जो था वो था मेरा सेलिंग साइड में। अब सेलिंग साइड में प्लान क्यों था, वो भी ठीक ठाक था, लेकिन मेरा जो प्लान चेंज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ओपनिंग प्राइस। अब ओपनिंग प्राइस का क्या खेल है, ओपनिंग प्राइस के बाद मार्केट ने क्या क्या काम किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप इस चार्ट को देखें, जो 4 तारीख का चार्ट था, 2 दिन का हॉलीडे है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहानी समझाऊँ तो सबसे पहले पेन ओपन कर लें। अब कहानी को समझिए। देखिए ओवरऑल जो चार्ट में कहानी हो रही है कि यहाँ पे मार्केट ने जो चार्ट पे जो भी बायर्स वगैरह आए उनको भी निकाला, जो सेलर्स वगैरह आए उनको भी निकाल दिया। ये बाइंग जो भी हुई, बाइंग सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। ऊपर से जो भी सेलिंग्स वगैरह हो रहे थे यहाँ पे मार्केट ने उनको निकाला, फिर यहाँ पे जो सेलिंग हो रही थी मार्केट ने उनको निकाला। तो ओवरऑल लास्ट वाला जो ट्रेड है वो आपको देख के लग रहा होगा कि मार्केट में सेलर्स को पूरी तरीके से निकाल दिया गया। अब सेलर्स को निकाल दिया गया तो डायरेक्टली अभी हमारे पास, क्योंकि देखिए क्लोजिंग जिस हिसाब से हुई है वो 57,000 के ऊपर हुई है। अब हमारे पास ऊपर डायरेक्ट कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, जो भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है वो नीचे की साइड है। अब चार्ट की साइकोलॉजी है क्या, और मैं यहाँ पे डबल चीज़ों को क्या देख पा रहा हूँ। पहले इस टाइप के मूव के अंदर बायर ने अपनी पोजीशन बनाई होगी। कैसे कैसे पता सर बायर ने पोजीशन बनाई होगी, भाई मार्केट नीचे आया तो बिना बायर के तो नीचे आया नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इस पैटर्न में बायर्स ने बाइंग किया, उन बायर को पूरी तरीके से मार्केट ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बात क्लियर हो गई। अब आगे की कहानी, मार्केट में फिर इसी टाइप का पैटर्न यहां पे बनना स्टार्ट हुआ। अब इस बायर को देखकर, यानी कि जो बाइंग यहां पे हुई है, इस बाइंग को देखकर मैं यहां पे एक अंदाजा ये लगा रहा हूं, मे बी इस बार बायर मार्केट में एक्टिव ना हुए हों, और जो भी मार्केट में ऊपर के लेवल पे जो सेलिंग्स वगैरह हुई थी, आखिरी के मोमेंटम में स्टॉप लॉस सेंटिंग का एक यहाँ पे ट्रेड बना हुआ है जिसके बेसिस पे पीछे के सेलर्स को निकाल दिया। अब चार्ट में सर फिर स्टॉप लॉस पड़े कहाँ पे हैं, नीचे से जो बाइंग हुई है, मैंने ये मान के चला था कि नीचे, एक तो मेरा व्यू यही है कि भाई ऐसे पैटर्न में जब बायर आते हैं उनको लॉस हो जाता है, तो दोबारा मार्केट में ऐसे पैटर्न पे बायर जल्दी घुसते नहीं है। एक कहानी तो ये है साइकोलॉजिकली। दूसरा, अब मार्केट गया तो नीचे से डायरेक्टली ऊपर ही है, तो ऐसे में मार्केट में बायर्स भी आए होंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मार्केट में बायर्स आए होंगे, भले ही वो बड़ी क्वांटिटी में ना आए हो, लेकिन बायर्स आए हैं। ऊपर स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 57,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया हुआ है। तो ऐसे में जो क्लोजिंग प्राइस पे या जो अदर नीचे से जो मोमेंटम गया है, इसमें बायर आ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे काम क्या बना रहा था, बायर को टारगेट करने के लिए सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये कहानी तो कल तक थी। अब जब आज मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहली कंडीशन क्या थी, मुझे जो ओपनिंग चाहिए थी वो ओपनिंग चाहिए थी कम से कम 840 के आसपास। यहाँ पे सर यहीं पे क्यों चाहिए थी ओपनिंग, ऊपर ओपनिंग क्यों नहीं चाहिए थी, फ्लैट क्यों नहीं चाहिए था, गैप अप क्यों नहीं चाहिए था।
हाँ गैप अप होता तो भी मेरा काम चल जाता, क्योंकि गैप अप की कंडीशन में मुझे इस वाले जोन को टारगेट करना बड़ा इजीली हो जाता। और जब मैं इस वाले जोन को टारगेट करता तो मेरे लिए 800 या ये वाले जो मोमेंटम जो नीचे के लेवल पे है ना, ये सारे नंबर को टारगेट करना आसान हो जाता गैप अप के केस में। लेकिन गैप अप तो हुआ नहीं फ्लैट मेरे को चाहिए नहीं था, मार्केट खुल गया गैप डाउन। अब ये गैप डाउन जो खुला ये गलत खुला, क्योंकि गैप डाउन मेरे को चाहिए था कम से कम 840 के नीचे, और 840 के नीचे खुलने के बाद प्राइस में पहली कैंडल इसी प्रकार की कैंडल चाहिए। उसके बाद मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे कोई डायरेक्टली रेड कैंडल वगैरह बनती तो ऐसे कंडीशन में क्या होता, देखिए जब ओपनिंग 840 के बाद होती तो क्या हो सकता था, 840 के नीचे होता ना तो ज्यादा अच्छा होता, 800 के भी नीचे होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों होता, यहां पे कोई भी अगर बाइंग करके गया होगा, अगर उसके पास चाहे क्वांटिटी कम हो चाहे ज्यादा हो, एसएल तो वो देगा मार्केट के अंदर जब मार्केट उसके अगेंस्ट में आएगा। वो कैसे देगा, गैप डाउन की कंडीशन में वो ऑलरेडी लॉस में आ चुका होगा। जब वो लॉस में आ चुका होगा तो लॉस वाले ट्रेड को फिर वो किसी पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर किसी स्विंग्स के पहले वो काटने वाला नहीं है, क्योंकि लॉस में ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसे में गैप डाउन ओपनिंग और इस तरह की कैंडल अगर मिलती तो मेरे को सेल करने में आसानी होता, तो मैं इन बायर्स को टोटली बॉटम तक टारगेट कर सकता था। ये गैप डाउन की कंडीशन में था, गैप डाउन मुझे अपने लेवल पे चाहिए था। वैसा तो ओपन हुआ नहीं। उसके बाद ओपनिंग कैसी हुई है, ओपनिंग हुई 800 के भी ऊपर। अब अगर 800 के भी ऊपर ओपनिंग हुई है तो मार्केट नीचे क्यों नहीं आया, क्या रीजन था मार्केट में देखिए यहां तक तो हर किसी को बाइंग करने का, सोचने का, स्ट्राइक प्राइस लगाने का, एवरेजिंग करने का प्रॉपर मौका मिला है, मिल गया। मिलने के बाद यहां पे दो कहानी और जुड़ रही है। क्या इस प्रकार की मोमेंटम में यहां पे कोई बायर आया होगा, नहीं आया होगा, क्योंकि फास्ट मोमेंटम हुआ है। यहां पे तो बायर आया ही नहीं होगा। बायर जो भी इस रेंज में आए होंगे अब वो अपने स्टॉप लॉस कहां पे देने शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है कि जब मार्केट 800 के नीचे निकलेगा तो मार्केट में एसएल कटने शुरू होंगे, तो मार्केट पैनिकनेस के साथ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 200-250 पॉइंट। कंडीशन 800 के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने थोड़ा बहुत गैप डाउन तो दिया हुआ है। और जब गैप डाउन दिया हुआ है तो ऐसे में मेरे पास एक सहारा है कि 800 का नंबर जब तक ब्रेक नहीं होगा, या 840, 800 का 780 का नंबर ब्रेक नहीं होगा, तो मैं अपना एसएल क्यों ही दूं मार्केट में, मैं नहीं दूंगा। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, प्राइस पहले गया ऊपर, अब क्लोजिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं तो सेल करने से रहा, क्योंकि सेलिंग का सेटअप भी अगर मेरा बन रहा होगा तो मैं तो सेल करने से रहा। मार्केट फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है। अब ऐसे में डबल टॉप बना के हो सकता है कि मार्केट अपने लेवल तक आए, उसके बाद फिर से घूम जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, बायर यहाँ पे नहीं है। इसीलिए मुझे हल्का फुल्का गैप डाउन या फ्लैट नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बायर नहीं है। मुझे बायर का सबसे अच्छा लोकेशन क्या लगा, ये वाले लोकेशन बायर के थे। तो इसीलिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होती ना तो बहुत अच्छा होता कि मार्केट में डायरेक्टली बायर टारगेट किए जाते। अब चूंकि यहाँ पे कोई बाइंग हुई नहीं होगी, मार्केट ऊपर ही खुला हुआ है, तो इनके स्टॉप लॉस 800 के नीचे जाएंगे, तभी जाके मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी। अब दूसरी बात, क्लोजिंग प्राइस पे मैं सेल करूंगा नहीं। अच्छा, और कंडीशन क्या हो सकती है मार्केट के अंदर, कि मार्केट में अगर बॉटम साइड ही स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, इस रेंज में कोई ऐसे अगर नहीं पड़े हुए हैं बायर्स के, तो मार्केट या तो पहले बाइंग का सिग्नल जनरेट करे ताकि मार्केट में इनफ लिक्विडिटी हो और इनको ट्रैप करता हुआ मार्केट नीचे आए। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जो इस जोन में एसएल नहीं थे, अब इस पूरे जोन में मार्केट के पास एसएल मिल गए, तो मार्केट नीचे आता तो बहुत आसानी से नीचे आ जाता। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट ने बाइंग का मौका भी नहीं दिया ऊपर यहाँ पे कि बायर को बिठाया जाए, डायरेक्टली डबल टॉप बना के सेलिंग में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे जो ट्रेड किया था वो कहाँ पे किया था, ये यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, लेकिन मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं किया, मैंने किया था 3 मिनट पे पिन बार कैंडल को देखकर। यहाँ पे अगर आप देखें, ये है 3 मिनट के चार्ट, ये पिन बार कैंडल दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पे जो टारगेट लगाया वो टारगेट ध्यान से देखो, ये वाले स्विंग के आसपास लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीवियस डे हाई का स्विंग है उसी के पास से मार्केट ने रिजेक्शन लेके नीचे आया। तो अब की बार अगर मार्केट जाएगा तो या तो इसी हाई से नीचे अपना हाई बनाएगा, यानी इस वाले हाई से नीचे, या फिर अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्रॉस करने के चांसेस ज्यादा है, तो वो प्रीवियस हाई को टच करने जाएगा जो प्रीवियस स्विंग बना हुआ है। मार्केट वहां तक गया, हालांकि मैंने यहाँ पे ये पूरा मोमेंटम कैप्चर किया 271 पॉइंट के आसपास का, ये 271 पॉइंट है, 271 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर हो गया, मैं अपने ट्रेड से निकल गया। रीजन कि मेरा बाइंग का प्लान तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बाइंग किया। अब बाइंग के पीछे का कारण क्या था, बाइंग जो मैंने किया वो जस्ट मैंने केवल कैंडल्स को यहाँ पे एक आइडेंटिफाई किया, और कैंडल्स को देखने के बाद जो प्रीवियस डे में एनालिसिस कर रहा था कि यहाँ पे बायर नहीं है, ये जो बायर है ये 800 के नीचे ही अपने स्टॉप लॉस को मार्केट में देने वाले हैं,
और उसके बाद ही मार्केट में सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी मार्केट इतना टाइम तो लगा चुका है। तो मैंने जो ट्रेड किया वो केवल 2-3 कंडीशन पे। पहला तो साइकोलॉजिकल कंडीशन, दूसरा मे बी मार्केट में जब बायर बैठे होंगे और इस प्रकार की मोमेंटम में उनको प्रॉफिट हुआ होगा, तो हो सकता है कि 2 दिन के हॉलीडे की वजह से वो प्रॉफिट बुक करके भी चले गए हों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब मार्केट चलने लगा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार देखो, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके प्रीवियस डे हाई के पास से रेजिस्टेंस लेके डबल टॉप मार्केट फॉर्म कर ही चुका है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले ही चुका है। और तीसरी बात कि इस चार्ट में अगर एसएल नहीं भी और पीछे मान लेता हूं कि बायर नहीं भी भागे, तो भी इनके एसएल लेने के लिए मार्केट को इसके नीचे तो जाना पड़ेगा। तो मेरे लिए सबसे बेटर क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यहाँ पे ट्रेड कर लो। लास्ट में जब ये कैंडल मैंने देखी तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी और इत्तेफाक से वो ट्रेड चल गया। तो इसमें एनालिसिस कितना था, इस वाले ट्रेड के अंदर केवल और केवल 60% एनालिसिस है। जो 40% मार्केट गया वो आप ये कह सकते हो कि मैंने रैंडम ट्रेड किया और वो रैंडम ट्रेड मेरा मार्केट में चल चुका है, मेरा तुक्का सेट हो गया। तो रैंडम ट्रेड के पीछे भी कुछ एनालिसिस, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ तो आपके पास तर्क होना चाहिए ना, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। वो काम कर गया। अच्छा काम कर गया। अगर मैं और लालच में बैठा रहता तो मार्केट में सारा पैसा डंप हो जाता। रीजन मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, देखिए जब भी मार्केट में स्टॉप लॉस आपको पड़े हुए हैं और मार्केट स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कर रहा, मार्केट बहुत फर्दर मोमेंटम नहीं करेगा। या तो मार्केट आसपास के छोटे मोटे लोगों को निकालने के लिए चला जाएगा और वापस फिर क्या करेगा, मार्केट को फिर नीचे आना पड़ेगा। तो मार्केट के पास जब स्पेस नहीं होता, जब कोई अपना स्टॉप लॉस नहीं देता है, तो ना चाहते हुए मार्केट अपोजिट डायरेक्शन वालों को काटेगा। ये स्टॉप लॉस हंटिंग की एक थ्योरी होती है। तो इसके बेसिस पे मैंने काम किया। अब रही बात बाइंग की, तो देखो बाइंग का सेटअप मेरे को बाद में दिखा, इसीलिए मैंने बाइंग करी। अदरवाइज चार्ट में टोटली ये कहानी थी कि इन बायर्स को टारगेट करने के लिए हमें डाउन साइड के ट्रेड में काम करना चाहिए और सबसे बेस्ट ट्रेड आपका यहीं पे बन जाता अगर आप ट्रेड कर लेते। सबसे बेस्ट मौका यहीं पे होता कि आप यहाँ पे काम करें, सबसे बेस्ट मौका ऊपर होता कि आप यहीं पे काम करें। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था तो सेकंड अपॉर्चुनिटी ये वाली ज़्यादा थी। अब इसमें पैसा आपका नहीं बनता, रीज़न कि मार्केट ने मोमेंटम तो किया ही नहीं उस प्रकार का, तो इसमें पैसा बनना तो इम्पॉसिबल था। तो फिर आपका एसएल चला जाता। तो आज क्या था, एसएल डे था। उसके बाद टोटली फिर हाँ एक ट्रेड और बन सकता था सेलिंग का, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो उतना हम अगर इंतजार करते तो जाके ही हम ट्रेड करते। बट उसके लिए क्या है, आपको ये सारे मूव की कहानी को समझ में आना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट बाइंग में जाएगा तो ही जाके आप सेलिंग में ट्रेड करोगे। और जब आपको पता लग जाएगा कि मार्केट बाइंग में जाएगा तो आपका ट्रेड यहीं पे हो जाएगा, तो सेलिंग वाली ट्रेड की तो बात ही खत्म हो गई। बात समझ में आ गई ना। तो ये बेसिकली चार्ट का लॉजिक था जो कि मैंने बाइंग किया। अब चार्ट ने आज की डेट में अपने भले ही नीचे आप बायर के स्टॉप लॉस ने बना लिए होंगे, आज जो चार्ट बना के गया है, अब भले ही चार्ट ने बायर के स्टॉप लॉस बना लिए, लेकिन ओवरऑल हमको इस चार्ट को समझने के लिए ना हमें यहां से लेके चार्ट को फिर से समझना पड़ेगा। ये पूरा जो चार्ट है ना, पहले इसको डिकोड करोगे। ये डिकोड कैसे होगा, इस चार्ट के बेसिस पे। उसके बाद ये चार्ट यहाँ पे बना और ये चार्ट डिकोड होगा इस चार्ट के बेसिस पे। तब जाके आपको अगले दिन यानी 8 तारीख के चार्ट की आपको साइकोलॉजी निकलेगी कि मार्केट में ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, तब जाके वो चीज़ें आपको पता लग पाएंगी। ठीक है, तो ये आज की चार्ट की कहानी थी जो मैंने आप लोगों को समझाया। अब वापस आते हैं आपके नंबर वाले थ्योरी पे। राउंड नंबर पे मार्किंग करने में दिक्कत होती है, सारी चीज़ें दिक्कत होती है, जैसे कि 57,000 है। मैंने तो आपको एक चीज़ बताई है कि जब भी क्लोजिंग प्राइस राउंड नंबर के नियर हो, 500 का है, 800 का है या आपका 1000 का कोई भी नंबर है, तो उस जगह पे राउंड नंबर को आप दो ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करोगे। या तो आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए इस्तेमाल करो या आप ट्रैप के लिए इस्तेमाल करो। तीसरा मार्केट में आपकी मार्किंग केवल जो होगी वो ट्रैप के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए होगी। अदरवाइज आप डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए या उस जगह पे अपने ट्रेड को प्लेस करने के लिए राउंड नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, तो ये थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वापस आते हैं आपके चार्ट पे। अब इस चार्ट में आज के चार्ट में एक चीज बता दीजिए सर। जी सर 1 मिनट का चार्ट लगा दीजिए। आज के चार्ट में एक चीज़ बता दें, बताइए सर अगर नीचे वाले बायर्स को हमें टारगेट करना होता तो अगर मार्केट यहीं से एक रेड कैंडल मतलब जैसे मारूबुजो टाइप की बनाया था तो हम नीचे के लिए सोच सकते थे। मतलब जैसे 70-80-100 पॉइंट की बनाया था पहली मिनट की कैंडल रेड, हाँ, तब हम नीचे बायर्स को टारगेट करने की सोच सकते थे। ये जो पहली कैंडल बनी है अगर ये और नीचे चली जाती तो और हाँ और बड़ी नीचे, हाँ सर जहाँ हाँ आपने बना सकते थे। उसमें डायरेक्टली नहीं बनता, उसमें डायरेक्टली नहीं बनता। सपोज मार्केट ऐसे जाता ना तो यही सिचुएशन सेम एक बार क्रिएट हो जाती। जी सर, जी सर। तो हाई वगैरह ब्रेक होता था, क्लोजिंग प्राइस दूर होता तो हमारे लिए सेलिंग की ट्रेड आसानी से मिलती। फिर हम टारगेट 800 के नंबर को करते हुए इनको टारगेट करते हैं हम। जी सर।
और सर इसमें ना अभी नीचे साइड भी एसएल तो पड़े हुए हैं ना, जो ये बेस बन रखा है पूरा, मतलब है ना सर, नीचे साइड है ना सर अभी एसएल। हाँ और सर इससे पीछे जो मार्केट गिरता आ रहा है, क्या वहां पे सर कहाँ कहाँ एसएल अवेलेबल है? सर, मैं आपको अभी क्या बताया, 8 तारीख का चार्ट अगर आपको डिकोड करना है अच्छा सर। तो आपको इस चार्ट के बाद की जो सिचुएशन बनी है उसको जी सर। डिकोड करोगे। केवल एक चार्ट को देख लोगे ना तो आपने क्या किया, शतरंज की चाल में आपने केवल एक मोहरा और अपनी पहली चाल के बारे में सोच लिया, बाकी सामने वाले की चाल के बारे में सोचा ही नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 8 तारीख का चार्ट एक ऐसा चार्ट बनने वाला है, या उस चार्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको पहले इस चार्ट को अगर समझना है तो ये चार्ट चेन में बंधे हुए हैं, यानी 8 तारीख का चार्ट कैसा होगा उसको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए आपको यहां से लेके यहां तक की कहानी समझनी पड़ेगी, तब जाके वो चार्ट डिकोड होगा। तो उसको हम बाद में डिकोड कर लेंगे, फिलहाल हम अपने क्लास पे आते हैं। ठीक है, अच्छा। सर एक एक जनरल पूछना था सर। हम्म नॉर्मली जो बायर है या स्टॉप सेलर है, हम्म वो अपना स्टॉप लॉस मतलब कहाँ पे किस रेंज में लगा सकता है, इसे कैसे भांपा जाए? सर देखो, हम पहली बात तो एक चीज़ ये बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले, कि हम जी जो भी बायर या सेलर की बात करते हैं वो बायर और सेलर होते कौन है। हम जो भी बायर या सेलर की बात करते हैं वो ऑप्शन बायर होते हैं या वो ऑप्शन सेलर होते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में भी बायर मिल जाएंगे, ऑप्शन बाइंग में भी सेलर मिल जाएंगे, है ना। तो हाँ पहली जी। बात तो ये होती है कि इंट्राडे के बेसिस पे हम जब भी एसएल हंटिंग की थ्योरी पर काम करते हैं तो उस जगह पर जो हम काम कर रहे हैं ना उसके पीछे हम लोग क्या मान के चलते हैं, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ साथ हमको रिटेल पार्टिसिपेंट को भी लेके चलना पड़ता है। रिटेल शब्द का मतलब मेरा ये होता है जो रैंडम बायर सेलर हैं जिनको मार्केट की किसी भी डायरेक्शन से या उनकी थ्योरी से कोई मतलब नहीं होता, उनकी संख्या होती है मार्केट में ज़्यादा। और ये जो संख्या ज़्यादा होती है तो हमें क्या करना होता है, इन लोगों को पता है कौन संभालता है, इन लोगों को प्रो ट्रेडर या जो बढ़िया प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उन्हीं को वो संभाल के रखते हैं। अब मैं इस चार्ट को देखकर बोलूं कि यदि आपने यहां पे बाइंग किया तो आपको मैं बोलता हूं आप एक रैंडम ट्रेडर हो, आपने यहां पे बाइंग किया और आपने प्राइस होल्ड कर लिया, जैसे ही कल प्राइस यहां पे जाएगा तो रैंडम ट्रेडर क्या करेगा, अपना मार्केट से एग्जिट ले लेगा। लेकिन ये रैंडम ट्रेडर यानी कि मार्केट नीचे कब आएगा, अगर रैंडम ट्रेडर बैठा है तो डायरेक्टली आ सकता है, लेकिन इस रैंडम ट्रेडर को या मार्केट को नीचे आने से रोकने के लिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। इसीलिए रैंडम ट्रेडर को छोटे से मोमेंटम के लिए आप टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जब नीचे आएगा ना तभी आएगा जब प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा लगाने में असमर्थ होंगे, प्राइस को रोकने में असमर्थ होंगे। तो हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की। जब भी हम किसी को टारगेट करेंगे, रिटेलर होंगे, नॉन डायरेक्शनल वाले ट्रेडर होंगे, लेकिन हमें बात लेके चलनी होती है प्रोफेशनल ट्रेडर। अब मान लेता हूं कि यहां पे कोई प्रोफेशनल ट्रेडर बैठा होगा बाइंग करके, वो अपना स्टॉप लॉस मार्केट में कहां पे देगा, या किसी ने इस स्विंग के पास मार्केट को 200 के नंबर का यानी 57,200 को अगर यहां पे किसी ने कॉल की राइटिंग करी, किसी ने यहां पर हो सकता है कि पुट को बाय करा होगा, तो जिसने कॉल की बाइंग करी या किसी ने पुट को बाय किया वो अपना स्टॉप लॉस कब देगा। उनके हमेशा देखो, अगर मार्केट में जैसे यहां की स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेल किया है गैप अप की कंडीशन में, या जो मैंने आपको मैंने बताया था कि देखो किसी को भी टारगेट करने के लिए 3 तरीके होते हैं, यानी कि अगर वो अपना स्टॉप लॉस देंगे उसके 3 तरीके होते हैं, वो तीनों तरीके मैंने आपको बताए हैं कि पैटर्न किस किस तरीके से बनते हैं उन 3 तरीके को टारगेट करने के लिए। हो सकता है वो यहां पे डायरेक्टली चला गया तो भी अपना एसएल दे सकता है, कभी कभी मार्केट डायरेक्टली जाएगा वो एसएल नहीं देगा, उसके लिए दूसरा पैटर्न बनता है और तीसरा पैटर्न बनता है। तो ऐसे में जब ये बैठा हुआ है और मार्केट साइडवेज है तो ये अपना एसएल केवल 200 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस मार्केट को दे देगा, चाहे यहाँ पे बायर बैठा हो चाहे यहाँ पे सेलर बैठा हो, यानी कि ऑप्शन बायर बैठे हो चाहे ऑप्शन सेलर बैठे हो, वो अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर दे देंगे। ठीक है, वो 200 के ऊपर जाए स्विंग के ऊपर जाए दे देंगे। अब कंडीशन होती है कि मार्केट की ओपनिंग कैसी हो, गैप अप खुल के मार्केट ऐसे जा रहा है तब तो वो डायरेक्टली दे देगा कि ऑलरेडी गैप अप में उसको डरा चुका है। फ्लैट खुल के मार्केट नीचे गया और फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर 200 का ब्रेकआउट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट आसपास के स्विंग को ब्रेकआउट करेगा, मार्केट में एसएल हंट हो जाएंगे, और जब एसएल हंटिंग होगी तो मार्केट मोमेंटम करता हुआ फिर ऊपर जाएगा। अब सवाल आपका कि इनके एसएल कहाँ होंगे। अब आप ये सोचिए कॉमन सेंस की तरफ से कि अगर कोई अच्छा प्लेयर मार्केट में है तो क्या वो 56,800 के बॉटम में अपना स्टॉप लॉस देने वाला है, या वो अपना इस वाले स्विंग के ऊपर मार्केट में काम करेगा कि ये स्विंग ब्रेक हो जाए, ये स्विंग ब्रेक हो जाए तो मैं अपना एसएल दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे अंदाजा लगाना पड़ता है कि भाई जो भी बायर बैठे हैं वो अच्छे बायर होते हैं, और अच्छे बायर का मतलब कभी ये नहीं होता कि वो केवल डॉट टू डॉट एसएल लगा के बैठेंगे। अच्छे बायर का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट नंबर आपके पास है,
कोई इंपॉर्टेंट स्विंग आपके पास है तो उसको वो लोग टारगेट करते हैं, इसीलिए मार्केट में क्या होता है, मोमेंटम होता है। अब आपको लगेगा कई बार एक थ्योरी और है कि सर स्टॉप लॉस यहीं पे पड़े थे, मार्केट यहां से भी नीचे क्यों चला गया। भाई जब पोजीशन में स्टॉप लॉस हंट होते हैं, देखो ये लेवल तो पॉइंट है, यानी कि इस लेवल पे आके गले में फांसी का फंदा चढ़ेगा, और जब फांसी का फंदा चढ़ेगा तो बंदा फिर वो नीचे लटकेगा भी तो ना। वहीं पे क्या है कि जब स्टॉप लॉस हंटिंग का काम शुरू होता है इस पॉइंट पर, तो वो प्लान बनाते हैं कि हम अपना एसएल मार्केट के अंदर काट देंगे, और जब एसएल काटते हैं तो क्या होता है, वो बाइंग की पोजीशन को, जो भी बाइंग करके बैठे हैं वो सेल करेंगे तभी पोजीशन कटेगा, और जब सेल करेंगे तो मार्केट में मोमेंटम फिर फ्लो में आता है। फिर सवाल आता है सर ये पॉइंट पे एसएल थे तो मार्केट यहीं क्यों निकल गया। अरे भैया यहीं पे थोड़ी एसएल दे देगा, जब मार्केट यहां पे आएगा वो काटेगा तो मार्केट में और भी तो यहां पे फ्लो बनेगा ना सेलिंग साइड का, इसीलिए मार्केट ऊपर या नीचे करके जाता है। तो अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया था, 300 पॉइंट आप मान के चलिए, 300 पॉइंट का दायरा होता है, बट जब छोटे रेंज बनते हैं पीछे स्विंग्स वगैरह होते हैं तो वहां पे फिर 200 से 250 पॉइंट भी मार्केट में काम करेगा स्टॉप लॉस के बेसिस पे। इसीलिए मेरे टारगेट 200, 250, 280 ऐसे करके होते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट टारगेट नहीं होता। मार्केट में स्टॉप लॉस ऐसे होंगे कि अगर मार्केट उस रेंज से निकला तो मार्केट के अंदर क्या होगा, वो उस तरीके से जाके स्टॉप लॉस हंट वगैरह करता रहेगा। ठीक है जी, तो यहां तक की हमने बात समझी। अब आगे की बात, ये वाला जो चार्ट है 11 तारीख के चार्ट में अब आपको मार्किंग करनी है वैसे ही जैसे अभी तक आप मार्किंग करते आए हैं। अब यहाँ पे देखिए 11 तारीख के चार्ट में क्या हुआ है, सॉरी 10 तारीख के चार्ट में क्या हुआ है। पहले एक अच्छी खासी सेलिंग वाली कैंडल बनी। अब जो सेलिंग वाली कैंडल बनी है, ये कैंडल्स का साइज को देखिए, और साइज देखने के बाद अंदाज़ा लगाइए कि रिटेल प्लेयर यहाँ पे बैठा होगा या रिटेल प्लेयर इस मोमेंटम को देखकर रिट्रेसमेंट में आया होगा। कहाँ पे आया होगा रिटेल प्लेयर? रिटेल प्लेयर यहाँ पे सेलिंग में बैठ चुका है या वो रिट्रेसमेंट को देखकर सेलिंग में आएगा। कहाँ पे आया रिटेल प्लेयर आएगा, पहले तो ये डिकोड करिए। रिट्रेसमेंट में। रिट्रेसमेंट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है रिटेल प्लेयर काम नहीं करेगा, रिटेलर हमेशा यानी कि न्यू वाइज ट्रेडर यहाँ पे काम करेंगे। चलिए काम कर लिया, मार्केट में वो बाइंग करने या सेलिंग करने गया होगा और मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम किया है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा बनाया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, मार्केट रेंज में चला गया। अब सवाल ये है इस चार्ट में बड़ा प्लेयर कहाँ बैठा है बाबूजी, इस चार्ट में बायर कहाँ बैठा है और इस चार्ट में सेलर कहाँ बैठा है। तो मार्किंग करने का पहला सिद्धांत क्या बताया था, प्रीवियस डे हाई मार्क करिए, प्रीवियस डे लो मार्क करिए। दो रेंज आपने मार्क कर लिए, दोनों रेंज के बेसिस पे आपको आइडिया लग गया कि चार्ट का टॉप और चार्ट का बॉटम मिल गया। अब यहाँ पे आपको सेलर आइडेंटिफाई करना है और बायर आइडेंटिफाई करना है। अब इस चार्ट में मैं आपको हाई और लो के अलावा कुछ भी चीज़ नहीं बताऊंगा। अब आप केवल मुझको ये बताइए कि इसमें मार्किंग करने से पहले आपको चार्ट में डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है कि आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बायर को टारगेट करना या सेलर को टारगेट करना। बताओ भाई साहब, सन्नाटे में क्यों सारे के सारे? सर सर इसमें 500 सेलर ही के दिख रही ऊपर है, थोड़ा बहुत। 500 के ऊपर है सर, तो सेलिंग साइड रहेगा सर। 500 के ऊपर की क्लोजिंग है तो हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा रोहित जी ने बोला। ठीक है, यानी कि रोहित जी का मत है कि वो बायर को टारगेट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली बायर का दिख भी रहा है जोन कि मार्केट एक रेंज के अंदर रहा है ऊपर से आने के बाद, तो यहाँ पे हम बायर को टारगेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा और बताइए। तो सेलर भी कर सकते हैं, सेलर भी कर सकते हैं। अच्छा सेलर को क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सर मार्केट प्रीवियस डे के नीचे ही क्लोज हुआ है। मतलब जो सेलर कॉन्फिडेंस में होंगे वो प्रीवियस डे के लो को देखते होंगे कि लो भी है लो के ना। पास और क्लोज हुआ रिट्रेस है, जो सेल कर रहे होंगे लो के पास क्लोज हुआ है तो उनको भी नहीं हम सर, टारगेट कर सकते हैं। 10 तारीख का जो क्लोजिंग है ना, हम्म उसके नीचे ही मार्केट रहा है। और सॉरी 9 तारीख की क्लोजिंग में हम्म मार्केट 9 तारीख की जो क्लोजिंग थी तो 10 तारीख उसके नीचे ही रहा है सर चार्ट। 9 तारीख तो की ऐसे में क्लोजिंग तो के नीचे ही 10 तारीख का मार्केट रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पाया। नहीं जा पाया, तो सेलर्स कॉन्फिडेंस में होंगे सर। ठीक है, अच्छा सेलर अगर कॉन्फिडेंस में होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिटेलर नहीं है, रिटेलर घुसा है तो केवल इस पॉइंट से घुसा होगा। यस सर, यस तो सर। आपका मानना है कि ये जो पॉइंट पे जो सेलर बैठे हैं मैं इनको टारगेट करने के लिए काम कर सकता हूँ। हाँ, हाँ सर, इनको भी कर सकते हैं। जी मतलब जी। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब बायर भी है सर, सेलर भी है, बट नीचे तभी जाएगा मार्केट जब ऊपर के सारे सेलर खत्म हो जाए।
ओके बायर्स को तो टारगेट वैसे करेंगे। पहला जो पिछला स्विंग है उससे नीचे ही जो भी बने स्विंग बाद वाले वो उसके नीचे ही है, तो हो सकता है इसमें मतलब सैलरी है ज्यादा करके। क्योंकि सर सेलर को ना एक बार ऊपर जो सेकंड टाइम से सेलिंग हुई ना, तो वार्निंग तो मिल गई है सर। तो बाइंग नीचे सेलिंग साइड में ही रहेगा सर सेटअप। ठीक है। सेलिंग साइड का प्योर व्यू है और बायर में भी मतलब सेलर को भी हम टारगेट करेंगे, ऐसा भी मत है। चलो अब मार्किंग करो। हम चार्ट में अपने मार्किंग करेंगे तो मार्किंग का एक सिद्धांत मैंने आपको बताया, दूसरा डायरेक्शन सिद्धांत बताया, और तीसरा तीसरा क्या होता है, आपको मार्किंग जो करनी है वो किस प्रकार की करनी है, बायर वाली मार्किंग करनी है या सेलर वाली मार्किंग करनी है, तो उस हिसाब से आपको नंबर्स या सब नंबर्स का ध्यान रखना है। तो बताइए जी, ऊपर से मार्किंग करते हुए हम कौन से नंबर को यहां पे अप्रोच करें। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो सेलर तो यहां देखो, पे आए होंगे तो इनको टारगेट करने के लिए क्या डे हाई का इंतजार करना पड़ेगा, सर 56,800 का 840। ब्रेकआउट करना पड़ेगा 56,800 सर, इस 56,800 वाले सर स्विंग का। 56,840 का सर, ऊपर सेलर के लिए। 56,840 बताया आपने। अच्छा, अब ये 40 कहाँ से आया ये भी बता दो। रैंडम नंबर आपने बताया था। ये सर क्योंकि 800 से सर नहीं नहीं नीचे नहीं, गिरा है ना, तो मेरा मेरा सवाल ये है, ये जो 40 बता ठीक। रहे हैं जो लोग, ये अपना जी, टारगेट बता रहे हैं या फिर वो ये लेवल बता रहे हैं कि इस लेवल तक हम नीचे सेलिंग कर सकते हैं। इस दो, लेवल से सर नीचे सेलिंग कर सकते हैं सेलिंग कर सर। सकते हैं, तो ये बात हुई ना, क्योंकि मार्किंग तो फिर बेकार हो जाएगी क्योंकि हमने रैंडम मार्क कर दिया। ये लेवल का मतलब है कि जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है तब तक मैं मार्केट में सेलिंग के प्रोस्पेक्ट से मार्केट को देखना चाहूंगा। ठीक है, तो ये मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट हुई। अगर ये मार्किंग आप बोलोगे कि सर ये मेरा टारगेट पॉइंट रहेगा, तो मार्किंग के अंदर फिर वो मार्किंग जो है वो गलत हो जाएगी। तो एक नंबर आप लोगों ने मार्किंग किया और मेरे हिसाब से मार्किंग ठीक ही है, कोई गलत नहीं है। चलो ठीक है, अगला बताओ। एक लेवल हमने मार्क कर दिया, इसके बाद और क्या मार्किंग होनी चाहिए ऊपर नीचे बताइए। सर ऊपर तो 57,000 के नंबर रहेगा। चलो और ठीक सर है। नीचे, नीचे सर 480 रहेगा सर। ठीक है, इस बीच में कोई नंबर नहीं है, नीचे आ जाते हैं। तो 480 का नंबर आप बता रहे हैं ना। जी 480 का नंबर बिल्कुल परफेक्ट नंबर चुना है आपने, 480 का। ठीक है, अगला बताइए। सर, फिर 360 रहेगा सर इसके बाद। 360 यानी कि हम सेलिंग करेंगे तो नीचे हमारे पास मैक्सिमम लेवल होने चाहिए, है ना। ठीक है, 400 का हम कर नहीं सकते क्योंकि 480, 400 में से 480 हम ले चुके हैं। चलो अभी यहाँ पे 80 का लेवल परफेक्ट आया है क्योंकि 500 के जस्ट ऊपर ही मार्केट, क्योंकि यहाँ से कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करें 100 पॉइंट की लेवल है, उतना मार्किंग कर सकते हैं। तो बहरहाल नीचे के परफेक्ट 2 लेवल आए हैं, लो को छोड़ दिया जाए, और ऊपर एक लेवल आया है अगर हाई को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हमारे लिए इनफ लेवल है। अब मैं चार्ट को एक बार प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद अगला थंब रूल क्या है, ओपनिंग और कैंडल का स्ट्रक्चर को देखना। ओपनिंग देखेंगे, कैंडल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो काम करेंगे। अब मैं आपको चार्ट में कुछ अलग सी चीज़ें बता देता हूँ। मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया है, अगले दिन हमारा डायरेक्शन कब चेंज होता है वो चार्ट यहाँ पे मे भी हो सकता है। रीज़न क्या है, 598 पे मार्केट ने 598 पे क्लोज किया। अगर मैं मान लूँ कि 598 पे क्लोज होके मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाता है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो 500 का नंबर कितना पास है कि मार्केट उसको ब्रेक कर सकता है, केवल 100 पॉइंट, यानी कि एक या दो कैंडल में मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर सकता है। और ऐसी कंडीशन में जब मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर देगा तो आपकी सेलिंग वाली ट्रेड गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, उसके पीछे का कारण फिर क्या निकल के आ गया। मान लो 500 का नंबर कहाँ गया, ये है 500 का ब्रेकआउट हुआ, मान लो 480 पे आ गया, चलो इसी लेवल पे। यहां से अगर मैं बाइंग करता हूं तो क्या ये लेवल टारगेट किया जा सकता है, क्या ये वाला स्विंग जी किया जा सकता है। किया जा सकता है, क्योंकि हम टारगेट ही लगाते हैं 200 पॉइंट 180 पॉइंट का, और यहाँ पे मार्केट केवल 250 आ रहा है। इसका मतलब हम ये वाले स्विंग को टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो 800 का ब्रेकआउट करे या ना करे। हम कॉल साइड में जाएंगे, बट उसके लिए चार्ट में पहले सेलर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तब हम कॉल साइड में काम करेंगे। इन केस फ्लैट ओपन होके मार्केट डायरेक्टली अगर ऐसे ऊपर जाता है और इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो इस वाले लेवल के नीचे नीचे मैं मार्केट में सेलिंग का काम करूंगा और वापस 500 के नंबर को टारगेट करूंगा। ये फ्लैट की कंडीशन हो गई। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है
तो गैप डाउन की कंडीशन में छोटे मोटे पुल बैक के बाद कस क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ना ले तो मैं सेल करूंगा। अगर गैप डाउन होके मार्केट सीधा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता है तो रिट्रेसमेंट पे मैं बाई करूंगा। बाइंग करने की थ्योरी मैंने आपको बता रखी है कि क्यों करूंगा, यहां पे आपको समझ में आ गई। और बहुत बड़ा अगर गैप अप मान लो कि 56,800 के पास ही कहीं पे गैप अप खुल जाता है तो फिर हमारे लिए 500 का नंबर टारगेट करना, यानी बॉटम में बायर को टारगेट करना डिफिकल्ट होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे वो करंट डे के चार्ट पे बताएंगे। तो गैप अप फिलहाल हमारे लिए ठीक नहीं है। चलो यहां तक बात मैंने आप लोगों को बताई। अब कैंडल्स पे ध्यान देंगे। 11 तारीख की कैंडल है ये। 11 तारीख की कैंडल का चार्ट पे अब आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखो पूरा लेवल भी है, हमें पीछे का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पूरी कहानी समझ चुके हैं और मार्किंग आप लोगों ने करवाई दी। पहली कैंडल कितने पॉइंट की बनी है? पहली कैंडल बनी है 156 पॉइंट की, जिसने मार्केट में 500 का नंबर ब्रेकडाउन कर दिया। अब चलो ब्रेकडाउन तो हो गया, अब देखते हैं आगे की कैंडल्स क्या बनती है। देखो आगे की कैंडल ग्रीन बन रही है और उसने क्या किया डे हाई का अभी ब्रेकआउट किया है बट ऊपर का लेवल अभी निकला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम सेल करेंगे। कब करेंगे? जब मार्केट कम से कम, अब ये डायरेक्टली क्योंकि देखो पहली कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो अभी आसपास के स्विंग को निकालने तो तभी हम सेल करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके आसपास के स्विंग के पास से रेजिस्टेंस लेके गिरना शुरू किया, गैप बनाया और गिर गया। तो बायर को एक्टिव होने का मौका मिला है क्या? नहीं मिला, क्योंकि 2 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बनी है। तो बायर तो अभी एक्टिव नहीं हुए हैं चार्ट में, ठीक है। सेलर जरूर बैठ गए होंगे और मार्केट अभी 500 के पास है, लेकिन करंट डे का स्विंग है। एक बार देखते हैं स्विंग वगैरह के पास क्या होता है। देखो जी, अगर मैं आपसे बोलूं स्विंग के पास देखो अभी सपोर्ट ले रहा है, मतलब बायर एक्टिव हो सकते हैं। अब इस चार्ट में समझ लीजिए, पहली कैंडल में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दिया। पहली कैंडल 500 के नीचे गई, लेकिन अगली कैंडल रिकवर होकर डायरेक्टली 2 ऊपर चली गई, तो इसमें बाइंग भी नहीं हुई और कोई सेलिंग भी नहीं हुई। यहां पे जरूर हो सकता है सेलिंग वगैरह स्टार्ट हुई होगी और करंट डे के लो पे बाइंग हो रही है। सपोर्ट ले रहा है मार्केट, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं। अनटिल अभी तक ना तो ऊपर के प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस छेड़े गए, ना तो बॉटम साइड के छेड़े गए। अभी करंट डे में केवल काम चल रहा है। अब करंट डे में अगर मार्केट क्लोज बॉटम का सपोर्ट लेकर ऊपर चलना शुरू करता है तो फिर हम लोग कॉल साइड का काम कर सकते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है तो हम लोग कॉल साइड का ब्रेकडाउन कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, सेल का ट्रेड अब कब बनेगा? सेल का ट्रेड तो अब बनेगा तभी जब तक मार्केट में ये स्टॉप लॉस, मतलब जब तक ब्रेकआउट, जब तक बायर नहीं आ जाते तब तक सेल का ट्रेड नहीं बनने वाला, ठीक है। अभी बायर देखो बैठ रहे हैं बट अभी कंफर्म नहीं है कि बायर बैठे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कोई कैंडल या कोई मोमेंटम है ऐसा हुआ नहीं है। अभी देखो अभी बायर क्या ही बैठे होंगे इसमें, क्लोजिंग प्राइस के आसपास, अभी ओपनिंग प्राइस लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। नाउ अब जाके इसने हमारा लेवल ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद एक कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। अब सवाल ये आता है कि कैंडल को देखकर कैसे ट्रेड किया जाए यहाँ पे, क्योंकि इन बार एक कैंडल बनी तो है, 500 का ब्रेकडाउन हो चुका है, सेलर मार्केट में आ चुके होंगे, कंसोलिडेट हुआ है, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ है। तो ऐसे में कैंडल, सर इसमें अच्छा तो ऊपर का ट्रेड बन सकता है ना, क्योंकि पीछे वाले सेलर अभी कॉन्फिडेंस में है हाँ और ट्रेड कॉन्फिडेंस में है। सिंपल मैं यहाँ प्राइस पे, एक्शन बना है। अच्छा 9:45 की कैंडल, 9:45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 पे मेरे ख्याल से ये कैंडल क्लोज होगी ना। अगर 5 मिनट की कैंडल की बात की जाए 50 पे। चलो अभी कैंडल को थोड़ा सा प्ले करते हैं। हालांकि देखो कंफर्मेशन तो है कि हम कॉल में जा सकते हैं, बट छोटे टाइम फ्रेम पर ये कैंडल पे थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा। बाकी क्योंकि कभी कभी ना मार्केट ऐसा, क्योंकि बहुत छोटा सा रेंज यहाँ पे बना है, बहुत छोटा सा रेंज, तो कभी कभी ना मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। जाना तो मार्केट को ऊपर है, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस इनफ मिल चुके हैं। अब दिक्कत क्या है कि ये बहुत छोटा सा रेंज है, छोटे से रेंज के बाद पिनवार कैंडल मिली तो कभी कभी ये बैक मार जाता है। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा 5 मिनट की कैंडल। अब ये कौन सा कैंडल हो गया? 49, एक कैंडल और बन जाए बस। मैं यही कैंडल चाहता था कि कम से कम मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए।
अब इस कैंडल को ब्लेंड करके देखो कि कैंडल कौन सी बनी है। ये कैंडल आपको दूर से दिखाई दे जाएगी मार्केट में। ये रहा पिनवार, यानी कि इस पिन से लेके मार्केट की क्लोजिंग कहाँ तक गई, यहाँ तक गई। अब देखिए ये कैंडल का बॉटम लेवल था, तो ये क्या हो रहा है टाइमिंग में 50 और यहाँ पे 46 और यहाँ पे 45, यानी कि ये कैंडल जो है ना यहाँ से शुरू हुई है। यहाँ से शुरू हुई का मतलब ये वाली कैंडल का 5 मिनट की कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये है, ये ओपनिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस कहाँ है बाबू जी, जस्ट इसका स्विंग दिख रहा है ना, और ये रहा क्लोजिंग प्राइस। तो 5 मिनट पे कैंडल कुछ ऐसी बनी है, ये 5 मिनट की कैंडल है, मतलब बुलिश पिनवार कैंडल बन गई। अब अगर मैं बुलिश पिनवार के बॉटम का स्टॉप लॉस दे दूं तो थोड़ा सा रिस्की तो रहेगा, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता हूँ तो ये देखो स्टॉप लॉस तो बड़ा ही है, तो मतलब ठीक है 100 पॉइंट का कम से कम लेके चलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हैं, और उसके बाद अगर हम टारगेट लेते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से चले और कम से कम 800 का नंबर तो देखो बहुत दूर हो जाएगा, 262 पॉइंट, डे हाई है 133 पॉइंट, ये वाला स्विंग है 197 पॉइंट, मतलब टारगेट बहुत बड़े नहीं दिख रहे हैं भाई। एक प्रॉब्लम तो सर है 760 का लगा सकते हैं सर, 800 के नीचे। और सर। देखो पता है मैं यहाँ पे ना एक चीज़ देख रहा हूँ जो आप लोगों की अभी नज़र नहीं गई, हालांकि हम लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्विंग आसपास है। देखो यहाँ पे ना एक बात आप लोगों को ध्यान से देखनी है, इस प्रकार की मार्केट कौन बना सकता है, प्रो ट्रेडर बड़े प्लेयर बना सकते हैं। जी सर। ऑपरेटर हो सकता है जैन स्ट्रीट वाले ने बनाया हो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, जैन स्ट्रीट वाले ने बना दिया हो। अब जैन स्ट्रीट वाला अगर यहाँ पे बैठा है तो मार्केट में बाइंग करने से मेरे को केवल इसी बात से डर लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार की मोमेंटम बड़ा प्लेयर करता है और बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में मैं काम करने की सोच रहा हूँ। इसीलिए मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है कि मार्केट इस वाले स्विंग तक आएगा भी, या फिर डे हाई के पास मार्केट आके ऐसे करके ऊपर जाके फिर गिर जाएगा। ये डाउट है, सर क्योंकि मैं केवल इस मोमेंटम को देख रहा हूँ ध्यान से। बट सर उसके बाद वाले ट्रेड में रिट्रेसमेंट पे रिटेलर भी आए होंगे ना, और क्योंकि रिटेलर इसलिए आए होंगे क्योंकि मार्केट ने रिटेलर नीचे आए ज्यादा हैं मूव नो नहीं किया। डाउट, रिटेलर तो आए हैं, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट पे भी रिटेलर बैठे होंगे, उसको अगर किसी को वार्निंग दिया होगा तो यहाँ पे फिर से घुस गए होंगे, तो रिटेलर तो जी बैठे हैं सर। नो डाउट। मैं उन्हीं को टारगेट करने की प्लान कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ना होता है कि जैसे अब देखो चार्ट का पैटर्न कौन सा बना है, मैंने आपको क्या बताया, इनको अगर अपना एसएल देना है तो 3 कंडीशन होती है। यहाँ पे एक कंडीशन मीटअप हो रही है, देखो ये वाली डे हाई क्रॉस वाली। तो क्या ये वेट करेंगे, फिर डे हाई की कंडीशन मीटअप हो रही है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर नीचे गया है और यहाँ से मार्केट जब इसको हाई ब्रेकआउट करेगा तो ये फिर वेट नहीं करेगा 800 का या अपने स्विंग का। बस इस बात से खतरा है, बाकी कोई बात नहीं, चार्ट बन गया, सेटअप बन गया, हम अपना ट्रेड कभी छोड़ते नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग का एक ट्रेड लगा देते हैं, देखते हैं अगर सर मार्केट में कैसे क्या होगा। डे हाई पे कंसोलिडेट होने लगा तो हम और ऊपर का ले सकते डे हैं हाई सर। पे कंसोलिडेट हुआ तो हम और ऊपर का लेंगे, तो वो कंडीशन है कि मार्केट डायरेक्टली जाता है, रुक के जाता है। हालांकि हमें केवल इससे मतलब है, इस वाले स्विंग से। 800 को तो मैं अभी हाथ नहीं लगाने वाला, रीज़न कि 800 के पास ये जो पीछे मूव हुआ है ना, मैं केवल इस मूव को देख रहा हूँ कि ये कोई बड़ा प्लेयर हो सकता है। अब देखो जैसे डे हाई के पास से ही गिर रहा है, तो अभी चांसेस तो हैं ऊपर जाने के। 720 तक तो आ गया, यानी कि इस वाले जोन तक। अब यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है अभी होल्ड करेंगे, क्योंकि देखो जी अब यहाँ पे होल्ड करने का मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट अब क्या कर रहा है, एक मूव के बाद यहाँ पे इसने बहुत टाइम लगा दिया ऊपर जाने में। हालांकि जाने को ये 800 भी जा सकता है, लेकिन पीछे जो स्विंग है ना, ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग का मार्केट ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे चुका है। अब ब्रेकआउट अगर मिल चुका है तो फिर ऊपर कोई सेलर बैठा है यहाँ पे ये डाउट है। तो ऐसे में आपका अगर प्रॉफिट मिल जाए तो आप निकल जाओ, अदरवाइज फिर चार्ट में कहानी कुछ अलग हो सकती है। अब सवाल ये आता है, अच्छा देखो चार्ट ये भी ठीक है ना, पीछे के जो एसएल होंगे वो भी कट गए होंगे, तो ठीक है हमने बाइंग का ट्रेड बनाया इनको देखते हुए, तो वो हमारा कंडीशन बिल्कुल ठीक ठाक है। हम सेलिंग कर रहे थे, लेकिन हमने सेलिंग का ट्रेड क्यों छोड़ा वो आपको पता लग गया। अब पूरे चार्ट में ठीक है जी, यहाँ तक तो कहानी ठीक है। अब आगे का, क्योंकि हमने एक ट्रेड पकड़ लिया, तो अब चार्ट को हम आगे प्ले कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे केवल बायर काम करने आ रहे होंगे, क्यों काम करने आ रहे होंगे, अब आप केवल इस चीज़ को समझो, इस स्विंग को पकड़ लो और यहाँ से यहाँ तक जो रेंज बना हुआ है, इस रेंज का डब्बा बना के आप इसको सोचो कि इसमें क्या परोसा जा रहा है, किसको दिखाया जा रहा है ट्रेड, किसको इसमें ग्रीड आने वाला है, किसको फियर आ चुका है। अगर आप इसको समझ गए सर तो बायर्स अगला को ट्रेड आप कैप्चर कर लोगे।
मैं बायर्स ब्रेकआउट बैठा है सर यहाँ पे। ब्रेकआउट पे मैं हमेशा इस चीज को फोकस करता हूं कि ब्रेकआउट से पहले ग्रीड या फियर, दो में से कौन सा काम हो रहा है। अगर यहां पे ये मूव नहीं होता और मार्केट यही मूव जो ये ऐसा करके आ रहा है और यहां से ऐसा करके आ रहा होता, तो फिर इनको फियर कब होता, फिर मैं क्या करता, कॉल साइड में देखते हैं कि इसको फियर कब होगा। तो मार्केट जब ऐसा हैंड करता तो मेरे को 200-250 पॉइंट दे के जाता। अब चूंकि यहाँ पे इस तरह का चार्ट नहीं है, यहाँ पे ये चार्ट है, तो इसको मुझे हाथ लगाना नहीं है, क्योंकि ये कौन बैठा है मुझे नहीं पता। हो सकता है क्योंकि इस तरह की चार्ट की सिग्नल जो फुटप्रिंट है वो तो बड़े प्लेयर के हैं। जब बड़े प्लेयर की फुटप्रिंट है, क्योंकि भाई साहब देखो, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आसानी से मार्केट में नहीं बनती, इसके लिए स्टॉक में बहुत पैसा लगाना पड़ता है, फ्यूचर में बहुत पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, ऑप्शंस की सेलिंग में बहुत पैसा लगाना पड़ता है। अब उसके लिए मार्केट ने जो पीछे के स्टॉप लॉस थे उनको ट्रिगर किया, तो हमने कॉल साइड में अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया। अब ये मोमेंटम जो कैप्चर हुआ है, कोई छोटा मोटा मोमेंटम तो कैप्चर हुआ नहीं है। अब उसके बाद इस जगह पे जो जोन बना के जब ब्रेकआउट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ग्रीड का ही काम हो रहा है, क्योंकि फियर तो मार्केट में ऑलरेडी ट्रिगर इसके हाई के ऊपर हो चुका होगा। जो पीछे कोई सेल करके बैठा होगा, सोचो आप यहाँ पे सेल करके बैठे हो, मार्केट ने पहले आपके साइड में प्राइस एक्शन बनाया और उसके बाद मार्केट आपका डे हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपकी तो हालत यहीं पे खराब हो जाएगी ना डे हाई के ब्रेकआउट पे। तो फियर वालों को फियर तो मिल चुका है। अब यहाँ पे जो ग्रीड हो रहा है ना, इन ग्रीड वालों को देखो कि अब ये लोग अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि कम से कम मेजर स्विंग आपको ये दिख रहा है। तो मैं बात अभी किसी की कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर बैठा है, वो कम से कम अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे रखेगा, क्योंकि रिटेलर तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, अच्छे प्लेयर तो यहीं बैठ गए होंगे, तो इनको टारगेट करने के लिए मार्केट में भी यहाँ से ऐसी पटकनी दे सकता है। बट हम एक ट्रेड कर चुके हैं, तो आप केवल इसको केवल समझने के पर्पज से देखें उस हिसाब से। वैसे भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा 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 बन रहा है, नीचे ऊपर नीचे। देखो मार्केट टोटली नीचे आ गया ना। इस तरह के ट्रेड तभी पकड़ पाओगे जब आपने पहले ट्रेड नहीं पकड़े, तभी समझ में आएगा ऐसा ट्रेड, कि पहला ट्रेड नहीं पकड़ा तभी ये ट्रेड समझ में आने वाला है। आगे चले गए हम 12 तारीख को, चलो कोई बात नहीं, मार्किंग तो कर ही सकते हैं। अच्छा 12 तारीख के चार्ट में जब हम आए हैं, तो 12 तारीख के चार्ट में अपने को क्या दिख रहा है, हमें क्या करना चाहिए। अभी आपने देखा कि हमने बड़े प्लेयर को एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर बैठा होगा, रिटेलर आसपास जो बैठे थे मार्केट ने उनको निकाला और मार्केट कंटिन्यू कर गया। तो चार्ट कैसा बन रहा है, कंटिन्यूशन चार्ट बन रहा है। अच्छा दूसरी बात, अब चार्ट में हमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है, पहले तो वो समझ लेते हैं। अभी तो फिलहाल देखो मार्केट में ये जो मोमेंटम हुआ उसके बाद नीचे भी आ गया, तो जाहिर सी बात है कि अपने को अभी आपको दिख ही रहा है कि मार्केट नीचे आया हुआ है 500 के नीचे, और कल मार्केट पहले 500 के नीचे आके ऊपर जा चुका है और ऊपर जाके टोटली नीचे गिरा था। अभी मार्केट ने क्या किया, केवल क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो हम यहाँ पे बाइंग तो करेंगे नहीं, हम सिंपल सेल करेंगे। क्यों करेंगे, अब आप इस चार्ट में देख लीजिए, लेवल खाली मार्किंग कर लीजिए आप। क्लोजिंग प्राइस के पास से ही मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू किया, सारे स्टॉप लॉस नीचे पड़े हैं। मार्केट ऊपर गया, हमने मार्केट में सेलिंग किया और सेलिंग करके मार्केट में हम यहाँ पे पैसा बनाएंगे। अब पैसा बनाएंगे तो देखो 500 का नंबर के काम कल हो चुका है। अब आपके पास मार्किंग करने के लिए लेवल होने चाहिए, तो आप मार्किंग करिए। तो पहला थंब रूल मैंने आपको बताया, डे हाई मार्क कर लो। दूसरा थंब रूल डे लो मार्क कर लो। दो चीज़ें आपने मार्किंग कर ली। अब मार्किंग करने के बाद अब आप लेवल मार्क करिए कि आप जो लेवल मार्क करेंगे वो सेलिंग के प्रोस्पेक्ट से मार्केट में लेवल मार्क करेंगे। अब आप बताइए अभी तक आप लोगों ने जो सीखा है मार्किंग कैसे करनी है, नंबर बताइए। सर 560 ऊपर तो सर 560 560 किधर गया, 500 ये कौन सा आ गया, 600। 560 नहीं होगा, 590 का लेवल होगा, 590 का लेवल होगा, 60 नहीं होगा। क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए अपने को। 590 का एक लेवल मार्क कर दिया, और हालांकि 590 भी नहीं होगा, लेवल एक्चुअली में ये वाले होंगे। ये पीछे से चार्ट भी तो अपने को मिलाना है ना लेवल के साथ साथ, हमने ये लेवल मिला दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी आप लेवल मिला दीजिए। अगला बताइए, ऊपर 2 लेवल हमारे पास हैं, अब हमें टारगेट बनाना है तो हमें नीचे के लेवल मार्क करने पड़ेंगे। नीचे कौन कौन से लेवल मार्क कर सकते हैं हम, नीचे 200 200 भाई फोन का वाइब्रेशन है या जनरेटर लगा दिया है फोन में? ऐसा लग रहा है डीसी की मोटर चल रही है। चलो जी, ये अगर मार्किंग हमने सेल का कर ली। लेते तो 200 से ऊपर भी 250 के आसपास ही लेते ना यार देखो नीचे अभी टारगेट पर। नीचे अभी कोई लेवल तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर कोई टारगेट होगा तो कम से कम 200 का नंबर तो चाहिए ना उसको ब्रेकआउट के लिए।
अब 200 से सपोर्ट तो डायरेक्टली लेगा तो हम वैसे भी नहीं निकलने वाले हैं। अच्छा सर। अगर 200 पे सपोर्ट लेगा तो क्या आप अपने ट्रेड से निकलोगे या आप अपना देखो, हाँ टारगेट के तौर पर आप मान सकते हो हाँ, कि भाई मैं टारगेट के तौर हाँ पे कह रहे सर, टारगेट के तौर पर मान सकते हो। हाँ ठीक है, चलो ये बात भी सही है, हम सेल कर रहे हैं तो टारगेट के तौर पर मान सकते हैं। क्योंकि सर हम सेल सर भी करेंगे थोड़ा तो ऊपर से ही करेंगे ना, इसलिए। हाँ ठीक है। हेलो हेलो सर, थोड़ा अनम्यूट का देख लीजिए, 2 बंदे बेचारे बिलबिला रहे हैं। क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? नहीं नहीं, ये अपना ये अच्छा ऐप पे ही आया, रिक्वेस्ट आया, किरण का है और एक इनका दादा, विक्की दादा का। अच्छा, तभी कहूँ किरण जी आज सर बोल जी ही नहीं जब रहे। से मेरे जुबान आप दबा के सर और क्या भाई, सर हम नवीन का परेशान हो गए। मैं तभी कहूँ, मैंने नवीन कहा भाई का तभी तो मैं कहूँ 2 लेजेंड आज आए क्यों नहीं है। सर हम तो खड़े ही थे, मैं देखा कब आया हुआ है, इसकी मैसेज कर रहा है उस पर। ये गलत हम बात है देख भाई, रहे तुमने ऑपरेटर को सर ही बाहर ये कर दिया। मैं जब से सर आप मैसेज कर रहा हूँ आपको। सर मैं वही कह रहा हूँ सर, आप कह रहे हैं ना जनरेटर चला दिए, नवीन का ही कॉल आ रहा था मेरे पास। वही तो कह रहा हूँ, तुमने ऑपरेटर को ही मार्केट से बाहर कर दिया, खुद ही खुद काम करे जा रहे हो। सर और 290 का लगा लो टारगेट के लिए, वो 600, वो 590 से नीचे तक टारगेट 290 का आती है। पॉइंट देख लो एक बार क्या हो गया। देखो ऑपरेटर आते ही अपना दिमाग, हाँ नहीं ठीक है यार, 197 पॉइंट ही तो है। चलो हाँ वैसे ठीक है, अब आप ऊपर से ट्रेड कर रहे हो तो आप अपना ट्रेड टारगेट देखो कि अगर मैं ऊपर से बैठा हूँ तो 200, हाँ 280 नहीं ठीक है तो यार। और वैसे भी देखिए, हम यहाँ पे ये लेवल तो मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमें चार्ट में मार्किंग करनी है। एक्चुअल में हमें इस लेवल की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि हमने चार्ट देख लिया है ना। क्यों नहीं है वो भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड करूंगा तो डे लो के ब्रेकडाउन के बाद तो मैं वैसे भी अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा कि नहीं करूंगा। डे लो के हाँ ब्रेकडाउन जी के बाद तो मैं वैसे भी अपना जी प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब ये डे लो पे सपोर्ट ले रहा है, बस यहाँ पे देखो अभी ये कैंडल घूमी, मेरा प्रॉफिट हो गया बुक। क्योंकि मैं अगर यहाँ कहीं पे बैठा हूँ तो मार्केट ने 268 250 पॉइंट मेरे को दे दिए हैं, तो मैं 200 का नंबर का इंतजार क्यों करूँ, जबकि मुझे हर पॉइंट पॉइंट पे मार्केट में स्विंग्स दिखे रहे हैं। तो मेरा काम हो चुका है, यहाँ पे मेरा काम खत्म। ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया और अब हम आगे खाली इसको प्ले कर लेते हैं। तो भाई चलो, मार्किंग तो ठीक ठाक आप कर ले रहे हो, लेकिन अभी थोड़ी बहुत, अभी थोड़ी सी दिक्कत है। वो दिक्कत कहाँ पे है, वो अकेले में दिक्कत आपको आएगी। अभी तो चार्ट आपको मैं समझा रहा हूँ हैंड टू हैंड, इसलिए आप थोड़ा सा मार्किंग ठीक कर ले रहे हो, क्योंकि चार्ट को एक्सप्लेन मैं आपको करके दे रहा हूँ। अब अगला चार्ट आप एक्सप्लेन खुद ही करोगे और खुद ही बताओगे, तो फिर देखते हैं हाँ चार्ट सर, कैसा चलता है। यही सही रहेगा सर। अगला चार्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसी चलो भाई, ये काम खत्म। चार्ट में तो सेलिंग ही सेलिंग दिख रही है भाई। ये एकदम 200 सेलर्स है टारगेट करना सर, है बस, एकदम मेरे को ये सेलिंग्स दिख है। रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए जी चार्ट में। सर सेलर्स वो गैप डाउन हो गया, अब क्या करें? अच्छा ये चल भी चुका है क्या एक? अरे और क्या? नीचे चले गया एक। तो सर कोई बात नहीं, वैसे भी 200 को टारगेट करते हैं, वो तो अभी ये गैप डाउन में कुछ काम का नहीं है वैसे भी। हाँ ठीक बात है, हम ये तो रन कर मार्किंग दीजिए कर। सर, ये रन कर दीजिए ये चार्ट भी, 13 का भी। हाँ ठीक है, बस मार्किंग आप लोगों का थोड़ा सा ना लॉजिकल आ जाए। ये तो साइडवेज ही दिख रहा है ये तो। 500 से एक्सटेंड ले रहे हैं तो। कब ले रहे हैं एनालिसिस वीडियो, डिस्परेटली वेटिंग। लेंगे 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 जल्दी से। एनालिसिस नहीं, एनालिसिस वीडियो तो नहीं डालेंगे, एनालिसिस देखने वाला कोई नहीं है। केवल लर्निंग वीडियो प्रोवाइड करेंगे संडे स्पेशल, पूरे दिन पूरे हफ्ते मार्केट में क्या हुआ। और सैटरडे को क्रिप्टो में मैं जो ट्रेडिंग करूंगा, क्रिप्टो के अंदर स्टॉप लॉस सेटिंग कैसे होती है उसकी वीडियो डालूंगा। रेगुलर वीडियो डालूंगा जो डेली ट्रेड करता हूँ, डेली ट्रेड का लॉजिक। नए चैनल पे हाँ सर जी क्रिप्टो का तो आप लाइव बता भी सकते ना सर जी, उसके ऊपर तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है ना? नहीं, कोई रूल रेगुलेशन तो सर हर जगह ही है, रूल रेगुलेशन कहाँ नहीं है। आएंगे लेकिन लाइव नहीं, करेंगे ना, यूट्यूब पे देखो वैसे लाइव बोल तो रहे हैं। करेंगे। हाँ हम लाइव भी ओके करेंगे क्रिप्टो के अंदर भी, और कभी कभी बैंक निफ्टी के अंदर भी करेंगे लाइव। लेकिन उसका तरीका है ना, अब जैसे क्या होता है कि जैसे सेबी ने क्या बोल रखा है कि भाई आपको करना है करो, चार्ट को डिकोड नहीं कर सकते, मतलब पीछे के चार्ट की डिस्कशन नहीं करोगे आप। एक दूसरा, पीएनएल को नहीं दिखाओगे आप लाइव मार्केट में, तो कुछ ना कुछ चीज़ों को करेंगे। जैसे पीएनएल दिखाना है तो प्रॉफिट बुक करने के बाद, या प्रॉफिट जब बुक करने लगेंगे तब पीएनएल दिखाएंगे, भैया देखो पीएनएल है। ट्रेड डिस्कशन कर लेंगे कि मार्केट में ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उस हिसाब से डिस्कशन। अभी जैसे मैं आपको क्रिप्टो का एक चार्ट दिखाता हूँ। पहले ये चार्ट को एक बार काम कर लेते हैं। 13 तारीख का चार्ट है, 16 तारीख के आसपास हम आ चुके हैं ना। ठीक है,
मैं आपको ना क्रिप्टो का एक चार्ट दिखाता हूँ। अब क्रिप्टो के चार्ट में मेरा अनुमान है कि मार्केट में अभी जैसे देखो मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है सेलिंग वेलिंग का, कि सेलिंग में मार्केट को जाना चाहिए, कॉल साइड में चांसेस कम है। कहाँ गया क्रिप्टो का चार्ट, ये रहा। अब ये मैंने देखो मार्किंग वगैरह ना करके रखी हुई है। मैं चार्ट को सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। देखो BSL यहाँ पे BSL है, ऊपर SSL है, यहाँ पे SSL है, और यहाँ पे फिर क्या हुआ है BCZ यहाँ पे बना हुआ है। उस मेरा अनुमान ये है, और देखो कैंडल्स भी मुझे दिख रही है कि उस हिसाब से कैंडल्स का रेंज बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं अनुमान तो मान के चला हूँ क्योंकि BCZ नीचे पड़ा हुआ, और इस BCZ से इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने जो BSL पीछे पड़े थे ना, ये चलो ये तो बहुत दूर है, फिलहाल तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले जोन की। इस वाले जोन को अभी तक मार्केट ने ट्रिगर नहीं किया। मार्केट ऊपर गया ब्रेकआउट करके, फिर से कोई बायर वगैरह आएंगे, मार्केट ने निकाला, फिर मार्केट ऊपर गया, टॉप पे मार्केट बना के आ गया। तो नीचे क्या है BSL, ऊपर क्या है SSL, तो दोनों तरफ मार्केट में स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। अब मार्केट एक बार नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो ये वाला इलाका क्लियर हो चुका है, हो चुका। मार्केट पहले ऊपर गया, रैंडम जो बैठे होंगे उनको वार्निंग दिया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, रैंडम 2 बार वार्निंग हो चुकी है। मेरा अनुमान था जब मैंने आप क्लास स्टार्ट किया था तो उस जगह पे मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा था, यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने एनालिसिस डाल दिया इस जगह पे ट्रेड कर रहा था। मेरा अनुमान क्या था कि मार्केट को गिरना ही चाहिए, और ये सेलर को वार्निंग ऑलरेडी दे चुका है। नीचे BCZ का मतलब बायर क्लस्टर जोन, ये बायर क्लस्टर जोन ऑलरेडी इस स्विंग से पहले बना हुआ है, तो मैं अंदाजा लगा के चल रहा हूँ कि नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने चाहिए। ठीक है, अब ये एनालिसिस हमने दिया, अब इसमें हमने क्या बताया, बाय करो कि सेल करो, हमने कुछ नहीं बताया, और हमने एनालिसिस भी दे दिया। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हम लोग नए चैनल पे करने वाले हैं, और क्या क्या मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें हम शुरुआत करेंगे। चलिए बहरहाल इस चार्ट पे आ जाओ अपने काम पे। अब इसमें मार्किंग करो जी, पिछले दिन मार्केट में क्या हुआ। एक साइकोलॉजी भूल गए होगे, ध्यान दे देना। गैप डाउन के बाद एक साइकोलॉजी होती है कि मार्केट में सेलर एक्टिव होते हैं, ये आपके दिमाग में भूल चुके होगे, तो मैंने आपको चार्ट में याद दिला दिया। अब चार्ट को देखकर बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। क्या ये गैप इतना बड़ा फिल होगा या मार्केट कंटिन्यू करेगा। चलो अब चार्ट को एक्सप्लेन करो। पहले बात तो ये, अब धीरे धीरे क्या चार्ट में एक्सप्लेन करते हो, सोचो अगले दिन मार्केट ओपन होना है सुबह 9 बजे, चार्ट एक्सप्लेन करो जी। सर 500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है सर, सेलर्स तो निकल गए हैं। 500 के ऊपर क्लोजिंग हुई, सेलर्स निकल गए, चलो जी एक पॉइंट आ गया, वेरी गुड। सर जी, और ये जो चार्ट है ना, पूरा उस दिन पूरा वो लेवल पे ही है, नीचे नहीं आया, इसका मतलब बायर्स एक्टिव है यहाँ वो पे ना लेवल से। यस, 800 बायर्स पे सर एक्टिव है, सेलर हो सकते हैं, एसएल सेलर के तो 800 पे। नीचे नहीं आया वो, बायर्स तो एक्टिव हैं, ठीक है, 2 बायर्स पॉइंट आए एक्टिव है। हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नीचे मार्केट ने रेंज बनाया है, यस, ठीक है। होल्ड सर कर। 800 पे एसएल हो सकते हैं ऊपर। चार्ट तो पहले एक्सप्लेन करो, ठीक है। यहाँ पे एसएल हो सकते यस, हैं 800 के पास, आपने बताया ना। चलो मार्किंग में भी नंबर सर भी आ उसने जाएगा। ब्रेकआउट किया और फिर वहां से सेलिंग भी गया। क्या हुआ है, सर ये जो रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट किया और उसके बाद सेलिंग में गया। रेंज का ब्रेकआउट हुआ है हाँ, ये जो फिर रेंज सेलिंग है, में गया, ये रेंज का ब्रेकआउट किया और फिर सेलिंग में गया। ठीक है। चलो चार्ट आप लोगों ने बता दिया, अब आप सर लोगों की लास्ट हम्म सर लास्ट वाले मूव में ऑपरेटर बैठ सकता है ना यहाँ पर, लास्ट वाले मूव में। ऑपरेटर यहाँ पे कहाँ आएगा, वो बैठा होगा तो वो नीचे ही बैठा नहीं होगा। नहीं नहीं, वो ऊपर ही बैठेंगे मैडम, यहाँ पे लास्ट नहीं वाला जो बैठेंगे। मूव हुआ सर बाइंग में जो लास्ट वाला मूव हुआ है ना, यहाँ पर, हाँ नीचे बॉटम में ना ना, हाँ हाँ, हाँ वहां पर हाँ बैठा होगा। हाँ, यहीं तो बैठा सर ऑपरेटर, बिल्कुल सही बात है। लास्ट सर वाला मूव, हाँ वहां से सर वो नीचे कर रहे हैं। नीचे तो सर 360 का नंबर रहेगा सर। अरे यार सुनो पहले तुम, आप पहले लेवल मार्किंग करो, बताओ नंबर कौन ऑपरेटर कौन की से तो मार्क बात हो करें। जाने तो सर। सर नीचे चलो 360 सर। सर जी, 360। पहले हाई लो मार्क कर दीजिए हाँ, तुम लोग अपना थ्योरी भूल जाते हो, पहले ब्रह्मास्त्र। हमेशा उत्साहित हो जाते हो लेवल के लिए, पहले हाई पहले लो। चार्ट का टॉप चार्ट का चलो, बॉटम दिखना चाहिए, उसके उसके बाद बाद लेवल अच्छे मार्किंग होते हैं। उसके बाद 55,500 का एक राउंड फिगर दिख रहा है सर जी, अच्छा तो पहले उसके सुनो, अकॉर्डिंग। तो हाई लो के बाद हमारा डायरेक्शन होता है कि बाय करना है कि सेल करना है, हाँ, डायरेक्शन राइट, कहाँ गया। सर सेल। ठीक है, बाई बाई साइड सर, ओपनिंग तो बाई साइड करूंगा, अगर पैरेलल नहीं तो थोड़ा नीचे ओपन हुआ तो मैं बाई साइड ही जाऊंगा। ठीक है, बाइंग मतलब ओवरऑल प्लान बताना है, बाइंग साइड का आपका प्लान है, बताओ जी। और बताओ, बायर वाले आ जाओ। सर मेरा सेल साइड सर। सेल साइड और बताओ। सर फ्लैट अगर ओपन हुआ तो नीचे जाकर फिर ऊपर बाइंग में।
एक व्यू बताइए रेड अगर ओपन आपका होता है पूरे ओवरऑल चार्ट में, हाँ, सर, बाइंग बाइंग का व्यू रहेगा, सेलिंग का रहेगा? सर बाइंग का बाइंग सर का, बाय बाइंग का। और बाइंग का रहेगा सर। अच्छा, और बस इतने बाइंग का। सर, इतने ही है, फिर और कोई बोलते नहीं है, बस इतने ही हाँ तो बोलते बस ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अभी मैं सबको एग्जिट कर रहा हूँ, तो टेंशन क्यों ले रहा है? रुक जा अभी। हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। शर्मीले लोग होंगे, थोड़े से शाय लोग होंगे, राजेश खन्ना टाइप। अच्छा, अ, सर राम सिराज जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे लेवल मार्किंग की बात आ जाती है, तो आप में से ज़्यादातर लोग बाइंग में बैठे हुए हैं और सेलिंग में एक लोग बैठे हो। चलो देखते हैं चार्ट किसका सही होता है। तो सबसे पहले हम लेवल मार्क करते हैं जी। हमारे पास हाई आ गया, तो हम नीचे मार्क क्या क्या करेंगे, ऊपर क्या क्या करेंगे, बताइए। सर नीचे सर 360 रहेगा। 360 किधर गया, किधर गया, किधर गया? 360, 360, 360, 350, 360, 360 कहाँ से आया, ज़रा ये बताइए। सर ठीक है, दो सौ ठीक है, ठीक है, ठीक है, नब्बे हो सकता है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। इन्होंने पूरा स्विंग कवर कर लिया, मैं समझ गया। तो 360, और बताइए। और सर 300 के नीचे सर सर 880 भी लगा दीजिए सर सर। 800 840, हाँ 800, हाँ 840। हाँ हाँ करेक्ट, मैं भी वही बोल रही थी सर। 840 ठीक है, और बताइए। कितना क्या पे सर? वो और देखिए सर जरा हाई से। 56-40 सर एक 56-40 अगर वो वहां पर क्लोजिंग के 150। पास कर लेता है तो 56,000 यहाँ पे? 55,000, 56,000 कहाँ है? 56,000 ऊपर है। अच्छा, क्लोजिंग के पास। ठीक है जी, चलो आप लोग मार्किंग कर दिए, मैं तो कुछ बता नहीं रहा अब। ठीक है, ये सर चार्ट अगर हो गया। फ्लैट खुलता है तो 580 के ऊपर तो बाइंग ही है, मतलब बाइंग, मेरा भी व्यू बाइंग का ही है। बट 580 के ऊपर अगर फ्लैट या नॉर्मल गैप अप गैप डाउन खुलता है तो सर थोड़ा भी अगर वो नीचे आ गया ना, बाइंग साइड 100% जाने वाले हैं सर जी। यही व्यू के साथ थोड़ा अगर नीचे भी आया तो 580 के ऊपर ही। वही ओपन होने और के सर बाद ये नीचे। जब मतलब बड़ा गैप डाउन के नीचे यस। नहीं गया तो शायद ऊपर ही हाँ जाएगा। जी, एक मिनट देख लेंगे अभी। बढ़िया। कहाँ से हो गया? अब देखिए यहाँ पे, अब चार्ट में केवल साइकोलॉजिकल फैक्टर और एक टेक्निकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, मैंने अभी आपको बताया। गैप एज ए कंसीडर करते हैं सेलर एक्टिवेशन के लिए, पॉइंट हाँ नंबर जी। 1। पॉइंट नंबर 2, गैप डाउन इतना बड़ा होने के बाद प्राइस सस्टेन कर रहा सस्टेन है। कर रहा है, ये मेरा मुद्दा था सर जी। पॉइंट नंबर 3, जो भी मार्केट में बाइंग करके गए होंगे उनके मन में एक फियर का लेवल होगा, इतना बड़ा गैप डाउन, तो उनका प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होने वाला है? कहाँ पे होने वाला है? वो पहला स्विंग। 500 पे निकल जाएंगे अब तो। अगर इस मूव में कोई बायर आया है, पिछले दिन इतना बड़ा गैप डाउन है, तो क्या इस बायर के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो पूरा लो तक नहीं अपने आप को रोक पाए? नहीं नहीं। नहीं नहीं। सर। तो ऐसी कंडीशन में बायर को आप टारगेट तभी करते जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता। क्यों होता? क्या लॉजिक है? गैप डाउन ओपन हो गया, ऑलरेडी वो लॉस में है, तब वो प्रॉपर लॉस लेके जाएगा। बात ठीक है ना? अब हाँ जी। टेक्निकल क्या है? टेक्निकल एक कंडीशन है, अभी प्राइस ओपन हुआ, यहाँ तक तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में बाइंग करना है, सेलिंग करना है, क्योंकि एक स्विंग ये रहा सर पे, एक पैर पे, और एक स्विंग ये रहा सर पे। तो सर वाले को टारगेट करेगा, पैर वाले को टारगेट करेगा, पता नहीं। चलने दो प्राइस को। चार्ट रिपीटेशन नहीं है यहाँ पे, और इधर क्या हुआ है? ठीक है, कोई मतलब नहीं है अभी। अच्छा, एक चीज़ और है। सर 2 दिन की छुट्टी के बाद भी खुल रहा है मार्केट। 2 दिन की छुट्टी है, हाँ। हाँ। तो बायर को आप टारगेट कैसे करोगे? गैप डाउन में बायर क्या आप ट्रेड होल्ड करेगा? चलो जी, करेगा। हाँ, हो तो गया ब्रेकडाउन, खत्म। बायर मेरे हिसाब से अब चार्ट में है नहीं, तो स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से फ्री चार्ट हो में कुछ गए। बचा नहीं है।
ये स्विंग बहुत आसानी से टारगेट होगा, मतलब कि ये जो 680 वाला आप बता रहे थे, ये स्विंग हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं। कंडीशन पॉइंट वाइज हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ से मानता हूँ यहाँ तक तो कितना है, 200-250 पॉइंट है ना। चलो पहले ग्रीन कैंडल बनने दो, कहीं देखते हैं। ग्रीन 411-10 का नंबर भी है सर, वैसे देखी जाए तो। और सर वो ऊपर 500 के ऊपर भी लोग एक्टिवेट होंगे सेलिंग के लिए, तो उनको भी टारगेट करते हुए ऊपर जा सकता है। नंबर मैंने इधर उधर कर दिया, नंबर से कंफ्यूजिंग होगी थोड़ी सी। ठीक है, 500 का नंबर ब्रेक डाउन हुआ है, बट सेलर मार्केट में इस कैंडल में आए होंगे क्या? डे लो के नीचे आए होंगे। डे लो के जो नीचे आएगा वो अपना स्टॉप लॉस डे हाई पे लगाएगा। अब डे हाई पे लगाएगा तो कंडीशन ये है कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई, और यहाँ पे अगर मैं मान लो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, तो एक पॉइंट ये हो सकता है, और यहाँ से मार्केट अगर इस स्विंग तक जाता है तो आसपास एक स्विंग है। ठीक है, वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, यहाँ पे ना ट्रेड कर भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत बड़ी कोई सेलिंग दिख नहीं रही। बट ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेड लगाते हैं। इधर आ जावे तू। लॉन्ग मान लो ये ग्रीन कैंडल देख के हमने ट्रेड लगाया, तो अपने को क्या है, 200 पॉइंट तो कम से कम चाहिए जी। अब स्टॉप लॉस की बात करूं तो देखो, क्या मैं स्टॉप लॉस स्विंग का दे दूं? स्विंग का तो नहीं दूंगा। 80 थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा सर। हाँ, कम से कम मुझे 80 पॉइंट वही मान के चलना पड़ेगा जो मेरा थंब रूल है। 80 पॉइंट का मेरा थंब रूल है कि स्विंग के नीचे हैं। सेलर ऑलरेडी 500 के ब्रेकडाउन पे आ चुके हैं, बायर मेरे हिसाब से निकल चुके होंगे। अगर ये बायर ढीट हैं तो मार्केट फिर एक बार और नीचे आएगा। अगर ये बायर ढीट है तो मार्केट फिर एक बार और नीचे आएगा, फिर हमारा एसएल जाएगा तो जाएगा, देखते हैं। परेशान तो किया है बायर को, लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहा है मार्केट। चलो चलो जीत गए सर बायर्स। खत्म। हमारा जो एरिया था टारगेट का वो टारगेट हो गया। रीजन, इसको गैप को हम लोग ना थोड़ा सा भूल जाते हैं कि गैप का साइकोलॉजी क्या होता है। गैप की 6 साइकोलॉजी होती है। एक साइकोलॉजी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप ट्रेड के उससे रीजन से देख रहे हो तो आप ये मान के चलो गैप डाउन में सेलर कॉन्फिडेंट होते हैं, और गैप अप में अगर गैप है तो बायर कॉन्फिडेंट होते हैं। और ऐसे गैप के बारे में मैंने आपको बताया है कि यदि अपर साइड में गैप है और मार्केट ऐसे करके आया और गैप मिल गया, अगले दिन मार्केट अपने आप को होल्ड करे, फिर ऊपर जाके होल्ड करे, उसके बाद जब मार्केट गिरता है ना, तो फिर इन सब की शामत आती है। सेम साइकोलॉजी सेलिंग साइड में है और सेम साइकोलॉजी बाइंग साइड में है। तो ये चार्ट की साइकोलॉजी होती है। अब ये रेजिस्टेंस से हाई, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, देखो अगला ये पहुंच गया, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास ही तो और भी सेलर एक्टिव होंगे ना। मतलब जिसने भी मार्केट में गैप डाउन को देखा है उसके लिए एक रूल है कि जब मार्केट स्विंग पे जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। वो इस थंब रूल पे बैठा हुआ है कि जब मार्केट स्विंग के पास जाएगा तो हम सेल करेंगे, वो इस थंब रूल पे बैठा हुआ है। और ऐसे थंब रूल के अंदर फिर मार्केट रुकता नहीं है। मतलब फिर वो सन्नी देओल वाला हाल हो जाता है, 2.5 किलो मान के उठता नहीं है, आदमी उठ जाता है। तो साइकोलॉजी पूरा चेंज करेगा। देखो वैसे भी गैप मेरे हिसाब से फिल हो ही गया है। हाँ जी, नजदीक आ गया वो। चलिए, तो आप लोगों ने वो चार्ट में तो अच्छी खासी मार्किंग करी है। सर मेरा लास्ट वाले लेवल पे टच कर दिया। आगे बताइए जी, चलो ये चार्ट बताओ। चलिए सर, जब गैप भी खत्म हो गया, अभी सर पूरे बायर्स है तो सेल साइड व्यू रहेगा। सेल साइड व्यू रहेगा। अभी बायर्स बहुत लोग बैठे हुए हैं सर, तो सेल साइड व्यू रहेगा। हाँ ठीक है, चार्ट में बाइंग तो दिखी है। प्रॉफिट बुक के लिए रुके हुए हैं, जो गैप डाउन में चल रहे थे वो प्रॉफिट बुक के लिए भी रुके हुए हैं। गैप डाउन हुआ था, बायर्स को तो सर नीचे तक टारगेट देखो चार्ट में आपको एक चीज तो क्लियर विजिबल दिख रही है कि चार्ट में सेलर तो मार्केट से निकल चुके हैं। यस, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाइंग हुई है वो साइकोलॉजिकली निकले हैं, तो ये चार्ट भी खत्म। अब इस चार्ट में जब डे हाई स्विंग के पास कंसोलिडेट होके जब ब्रेकआउट हुआ होगा, तो ब्रेकआउट पे कुछ लोग आए होंगे, मार्केट को निकाला, फिर वो लोग होंगे जो रीटेस्टिंग पे घुसते हैं, रिट्रेसमेंट पे। अब मार्केट में केवल और केवल आपको दिख रहे हैं कि बायर है। देखो चार्ट बहुत बॉटम तक, मैं नहीं मान रहा कि बॉटम तक क्या होगा,
लेकिन नहीं मेरे आया। लिए इंपॉर्टेंट है कि जब ये स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है तो इस चार्ट में अगर कोई बाइंग करके गया हो तो उसके स्टॉप लॉस कहाँ मिलने वाले हैं? जाहिर सी बात है कि कम से कम इस स्विंग के नीचे यही हाँ होंगे, जी। 700 के नीचे। या फिर 800। अब 800 का नंबर देखो पास में, अब मार्केट गैप अप खुलेगा तो बहुत शानदार तरीके से हम 800 के नंबर को टारगेट कर सकते हैं। गैप डाउन खुल गया तब तो फिर डायरेक्ट सेलिंग होगी 916 वाली कैंडल पे। यस, नीचे के बायर्स को टारगेट करने। लेवल मार्किंग करो। हम वही सर, पहले तो अप एंड डाउन। हाई हाई मार्क कर लो, हाई देखो हाई एंड लो निकाल। सर, उसके बाद 800 का नंबर है। जितना अच्छे तरीके से मार्किंग करोगे लाइव मार्केट में चार्ट उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया लेवल मार्किंग सबसे टफेस्ट क्लास है। सर इसीलिए मैं आपको वन 780 बाय का वन रख बता रहा हूँ। दीजिए, 780 का रख दीजिए। सबसे पहले तो चार्ट में राउंड सर नंबर है तो पहले 640। क्या करते हैं, पहले हम 800 को 800, मार्क करते हैं, लेकिन 800 को, यस। इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सर 500 मार्क करते 640। हैं, हाँ जी। ठीक है। चार चार लेवल ही चार्ट में होने वाले हैं, अब इसको केवल आपको एडजस्ट करना है। सर 760 के नीचे सेलिंग ही सेलिंग है फिर तो। अगर सर यहाँ पर सपोर्ट लिया 640 पर। 640 नहीं, 660 पे है। 660 के आसपास ठीक ठाक सपोर्ट है। 600 740 बता रहे हो ना आप? 760 रख लो। ये बीच में लगा दीजिए ना सर जी, स्विंग्स के। हाँ वही मैं चार्ट में बोल रहा हूँ ना, अभी एडजस्ट करेंगे हाँ, ना हम, एडजस्टमेंट हमने यस। यहाँ पे कर लिया, ठीक हाँ है। जी, यस, अच्छा, और बरोबर है। ऊपर की बात करें, अच्छा देखो राउंड नंबर पास हाँ। में है, तो राउंड नंबर पास में है तो हमको क्या ढूंढना है सेलिंग करने के लिए? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए हम कितना मान के चलते हैं? 80 मान 80 लेते हैं, टू यहाँ तक ठीक है। 80 टू 90, यस। हाँ 80 टू 90 मान लो, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पास में है तो कम से कम 100 सवा 100 पॉइंट का तो गैप दे ही दें। हाँ जी। ठीक है, तो ये लेवल है, एक ये लेवल है, यानी कि इसके नीचे तक हम सेलर हैं। डायरेक्टली ओपनिंग यहाँ पे होती है तो देखते हैं फिर क्या करना है। गैप डाउन में भी हम सेलर हैं, बायर अगर आसपास सर हैं। गैप अप हुआ तो सर मतलब अपसाइड का अगर बनता है तो उसके लिए क्या देखो करना होगा? अगर मार्केट 200 के ऊपर गैप अप खुल जाता है, गैप अप का मतलब हो गया कि जी क्लोजिंग सर। प्राइस से अगर मैं ऊपर मानूं तो 200-250 पॉइंट। अब 200-250 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद क्या मैं इनको टारगेट कर पाऊंगा? नहीं, ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे तो तो नहीं फिर कर मार्केट में पाएंगे। हमें कंटिन्यू चीज़ों को देखकर काम करना पड़ेगा। ठीक इस सर, हाँ जी। चार्ट में और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा कि हिडन कुछ है, बाकी सब कुछ क्लियर है। इसमें कुछ भी हिडन नहीं है जैसे पीछे के चार्ट में थे साइकोलॉजिकली। एक अच्छा नेगेटिव कैंडल बना हुआ है 50 पे। डायरेक्ट सेलिंग वाला ही ट्रेड है, क्योंकि अच्छा एक दिक्कत है 56,000 का, अच्छा ऊपर जा चुका है ना, ठीक है। हाँ जी। 56,000 के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है प्राइस, हम्म। तो ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग का सेटअप है आपका। हाँ, वहां से निकाल दिया, निकाल दे के फिर नीचे आ जाएगा सर जी, वो बायर्स को टारगेट करने। चार्ट में मार्किंग, क्योंकि मैंने भी मार्किंग इसी तरीके से सीखी थी, चार्ट को प्ले कर करके, प्रॉपर तरीके से चार्ट को प्ले करना, सारी साइकोलॉजी को डिकोड करना। कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो वो बाद के मार्केट में समझ में आती हैं। अब जैसे देखो ये वाला चार्ट है, इस चार्ट में साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? गैप डाउन खुलने के बाद, पहले तो गैप डाउन खुल के मार्केट ये बताता है कि भैया मैं नेगेटिव हूँ, मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाता है, होल्ड कर लेता है। अगले दिन मार्केट फ्लैट खुल के दिखाता है कि भाई मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन मार्केट टोटली अपने गैप को फिल कर देता है, जो कि बियॉन्ड द आपकी एक्सपेक्टेशन थी। मार्केट ने साइकोलॉजी बदली, और जब मार्केट साइकोलॉजी बता देता है कि गैप अप के बाद पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, तो मार्केट क्या करता है? सेल साइड में ट्रेड दे देता है। तो ऐसी बातें मेरे को बाद में जब चार्ट में प्ले करता था, और जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसी प्रकार से मैं भी प्रैक्टिस करता था। नंबर्स की मैं आपको नंबर्स के मैंने कितने खेल बताए, मैंने कितने सब नंबर और मेन नंबर आपको बताए, वो सारे सब नंबर और मेन नंबर इसी प्रकार से निकल के आए, और आगे जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी इसी प्रकार से चीज़ें दिखती हैं। तो मार्किंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है चार्ट पे प्रॉपर सपोर्ट का मतलब सपोर्ट, और रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस तब मार्क होता है जब आप चार्ट में इस तरीके की प्रैक्टिस करते हो। बट उस प्रैक्टिस के लिए आपको साइकोलॉजिकल बातें पता होनी चाहिए, टेक्निकल पॉइंट्स पता होनी चाहिए, तब जाके मार्केट में वो चीज़ें काम होती हैं। तो ठीक है, हमें इस लेवल पर टारगेट करना था, हमने इन बायर को टारगेट कर लिया। अब चूंकि मार्केट में हाँ एक जी। ऐसा मोमेंटम हो चुका है कि मार्केट में केवल सेलर ही सेलर है और सेलिंग का मोमेंटम ठीक ठाक नहीं है, तो ऐसी जगह पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, क्योंकि कब मार्केट बड़ी कैंडल बना दे कोई पता नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके की साइकोलॉजी रहती है चार्ट में। बैंक निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को ठीक ठाक मार्किंग करनी बता दी है।
अब कल हम लोग करेंगे निफ्टी की बात, अगर आप लोग परमिशन दें आगे बढ़ने की तो। अगर इसमें और भी अभी आगे बढ़ना है तो हम और पूरा महीना भी कर सकते हैं। अगर ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो हम लोग निफ्टी के चार्ट में चलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने केवल बैंक निफ्टी के चार्ट की बातें करी हैं, बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी को देखा है। 3-4 चार्ट में आप लोगों ने ठीक ठाक फिर इसे और थोड़ा चलने देते हैं, मतलब आगे ये सेशन जो वो है। लोग आप लोग एक बार आपस में बात कर लेना ना, व्हाट्सएप पे एक बार बता देना कौन राजी है कौन नहीं है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, छोटे छोटे मोमेंटम हुए हैं, छोटे छोटे मोमेंटम। जैसे छोटे मोमेंटम होते हैं ना, इसको मैं कैंडल वाइज तोड़ता हूँ। जैसे कैंडल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैं आपको, जैसे आप छोटा सा दोगे सर, छोटे में क्या देखते क्या हो आप। अभी मान लो मार्केट ने क्या किया, टॉप पर कोई कैंडल बनाई, ये कैंडल ठीक ठाक थी, मतलब कोई बहुत बड़ी छोटी नहीं, ठीक ठाक थी। अगली कैंडल मार्केट ने क्या किया, मेंटेन कैंडल बनाए। मेंटेन का मतलब समझ रहे हो, सेम पीछे वाली बॉडी के, यानी कि एक ठीक ठाक कैंडल जो पीछे वाली से ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, रेंज में बराबर कैंडल के बराबर है। कहानी शुरू होती है अगली कैंडल से, कैंडल का साइज बढ़ेगा, फिर कैंडल का साइज बढ़ेगा, और जो मार्केट में क्या था, जो यहाँ पे जो विक थी वो विक धीरे धीरे कम हो गई, ऊपर विक बढ़ने लगी। अचानक से मार्केट में क्या होगा, ऐसी कुछ कैंडल बनेगी डबल शैडो की, फिर मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यूशन देगा, ऊपर विक ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंडल का साइज बढ़ता जा रहा है, तो मैं मानता हूँ कि कंटिन्यू करेगा। बट जब ये रुकता है ना, यहाँ पे रुकने के बाद अचानक से ये क्या करेगा, कोई लोअर शेडो वाली कैंडल बनाएगा। लोअर शेडो का मतलब जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल का विक को फिल करेगा। अगली कोई कैंडल बनी, इसका विक फिल करेगा, नीचे से निकालेगा, उसके बाद ये ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से जो कंटिन्यूएशन होना था इसका एग्जैक्ट अपोजिट मार्केट कर देता है। तो मैं जब ये कैंडल्स को, छोटे छोटे कैंडल्स को मिला के देखता हूँ, तो मैं मोटा मोटा कैंडल्स को देख रहा होता हूँ कि सेलिंग का रेंज कैसा था, क्या वो रेंज बढ़ा है, या बढ़ने के बाद मार्केट ने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी है, तो मार्केट यहाँ पे अपोजिट घूम जाता है। वो जब बड़े 5 मिनट में 10 मिनट में आप कैंडल को देखोगे, 5 मिनट में सबसे ज़्यादा कैंडल पकड़ में आती है इस तरीके की कैंडल्स। अभी जैसे मैं आपको क्रिप्टो के चार्ट में दिखा रहा था कि छोटा छोटा मोमेंटम होना शुरू हुआ, बड़ा 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 बड़ा, या तो ये अगर रुका नहीं और रुकने से पहले ही मार्केट ने कंटिन्यूएशन पैटर्न बना दिया, तो फिर बड़ी बड़ी कैंडल बढ़ जाएगी। फिर मार्केट पॉज लेगा, फिर जितना फॉल किया बड़ी बड़ी कैंडल होगा, फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा सेम एग्जैक्ट 90% मार्केट सेम रेंज करेगा। अगर मार्केट यहाँ तक गिरा, बड़ी बड़ी छोटी बड़ी 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 बनी, और मार्केट रुक के अगर अपोजिट डायरेक्शन का कुछ बना देगा, तो मार्केट क्या करेगा, अपने हाई को ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। जाना क्लास के बाद क्रिप्टो के चार्ट को देखना, जो 5 मिनट पे मैं कैंडल्स आपको बता रहा था, क्या वो कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न बन रहा है, और बनेगा तो फिर वो लगातार बड़ा ही बनेगा, बीच में स्टॉप लेके वो कंटिन्यूएशन पैटर्न तोड़ेगा नहीं। या तो मार्केट घूम जाएगा टोटली अपने डे हाई को निकालते हुए, या फिर वो कंटिन्यू करेगा। ये चार्ट की साइकोलॉजी होती है। चार्ट की साइकोलॉजी सारी कैंडल्स के ऊपर बनती है, जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं एक बार देखते हैं वहाँ पे भी क्या हाल चाल है BTC के। अभी मैं आ गया हूँ 17 तारीख के चार्ट में, और 18 तारीख का चार्ट अब यहाँ पे चलने वाला है। अब 18 तारीख के चार्ट में हम यहाँ पे कोई भी काम करें तो अभी फिलहाल क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग हुई है, तो टोटल ओवरऑल चार्ट क्या है, पहले मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुल के मेंटेन करता है, मेंटेन करके वापस ऊपर जाता है, नीचे के बायर को मार्केट ने वार्निंग ठीक ठाक दे दिया है, क्योंकि गैप डाउन की कंडीशन में मार्केट ऊपर गया नीचे आया, मतलब प्राइस एक्शन तो देखो ऊपर बन रहा है। और ये जो सेलिंग हुई है, साइकोलॉजिकली इस चार्ट में रिटेलर बैठे हो सकते हैं, जो बाय करके गए थे मार्केट ने टोटली उनको निकाला हुआ है, ठीक है। अब मार्केट 500 के नीचे नहीं आया, क्योंकि ये तो फिर अपने स्विंग के नीचे या 500 के नीचे स्टॉप लॉस देने वाले, तो यानी कि पीछे के बायर को देखो, चार्ट को पूरा, इस चार्ट को एक कंबाइन कर दो। मान लो आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, अब आपको अगले दिन का चार्ट देखो कितना ईजी समझ में आएगा। बायर आए, उनको ठीक ठाक वार्निंग देके मार्केट ने निकाल दिया। अब केवल मार्केट में सेलर बैठे हुए हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए कॉल साइड का प्लान आप कर सकते हो। अब इसमें बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो चार्ट गड़बड़ हो जाएगा। इन केस अगर गैप अप खुल गया और गैप डाउन खुल गया तो बेकार है, या तो फ्लैट खुले हल्का फुल्का खुले तो ही चलेगा, अदरवाइज बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन का मतलब 500 के ऊपर ऊपर है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर हम ट्रैप के लिए 500 को देख सकते हैं, सेलर ट्रैप को, ठीक है। चलो जी, ये चार्ट पे बताइए लेवल। सर जी हाई एंड लो।
ठीक है, आगे बताते जाओ। और राउंड फिगर 800 का एक है बीच में, 800 800 800 800 800 का, यस। 800। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे सर जी, 840 सर 880 रहेगा क्या? 840 860 के बीच में। 800 का नंबर 800 के ऊपर का ही कोई लेना पड़ेगा, जैसे कि ये स्विंग पीछे से भी मिला लो, हाँ यहाँ से ऐसे ओके मिला लो। ओके 60। 90 ले लो सर। 80, हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है 880 अभी ठीक है ना, पीछे का ये अभी एरिया मिल गया। नीचे अगला का बताइए। अगर देखेंगे तो 560 नहीं तो 20 ऐसा ले सकते हैं नहीं, क्या? कॉल साइड में अगर हमारा प्लान है तो हमें फिर ट्रैप देखना पड़ेगा ना। आप देखना पड़ेगा। 520 सर। 520 ले लीजिए सर, 520 बेस्ट रहेगा, 520 टू 560 के बीच में। सर एक चीज कर सकते हैं, पहले 1 मिनट की कैंडल प्ले कर सकते हैं, उससे ये पता चल जाएगा कि हमें एग्जैक्टली मार्किंग कहाँ करनी है। अब इसमें गैप, हाँ अब सर सही अच्छा, ये तो रहेगा। गैप हो गया ना। देखो ये जो गैप हुआ है ना, इस गैप में अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, चार्ट को पहली कैंडल मिल गई ना अब आपको। अब मार्किंग करने से पहले चार्ट से एक बात पूछो, इससे पूछो कि कल के चार्ट में आपके साथ कौन बैठा। ये बोलेगा कि भाई जब मैं मार्केट नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो ऐसे ब्रेकडाउन में रिटेलर आ गए। माइक बंद कर लीजिए। फिर से प्राइस नीचे कंटिन्यू हुआ, नीचे कंटिन्यू होकर छोटा छोटा मोमेंटम करके यहीं क्लोज हो गया, कोई बहुत बड़ी कोई बाइंग की सिग्नल नहीं मिली। 800 के नीचे भी है सर, यानी कि 800 के नीचे की क्लोजिंग है, यानी कि इस चार्ट में मार्केट ने सेलर को बखूबी मौका दिया काम करने का। चार्ट ये बता रहा है, क्योंकि हाँ जी। सारे पैटर्न्स तो आपको बिल्कुल विजिबल है कि भाई सेलिंग हो कैसे रही है। अब दूसरी बात, जब इस चार्ट में जो बायर थे उनको मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है, चार्ट में केवल और केवल सेलर बैठे हुए हैं। अब मान लो मार्केट को गिरना होता, जैसे गैप डाउन खुल गया तो नेगेटिव सिनेरियो है। अब गैप डाउन में नेगेटिव सिनेरियो और मार्केट को गिरना है, तो मार्केट गैप डाउन खुल के नेगेटिव सेंटीमेंट क्यों क्रिएट कर रहा है? नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा तो बायर तो सेलर मार्केट में तो ऑलरेडी आ जाएंगे, क्योंकि गैप डाउन का मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट। और जब मार्केट को गिरना है तो वो इन सेलर को वार्निंग क्यों दे के नहीं गया? कल मार्केट में सेलर को नहीं टारगेट करना था तो इनको वार्निंग दे के क्यों नहीं गया? हमेशा मार्केट ने ऐसा पैटर्न क्यों बनाया कि आम आदमी यहाँ पे बैठ के काम कर ले? और आज मार्केट फिर से नेगेटिव सिनेरियो दे रहा है कि मैं मार्केट में गैप डाउन हुआ, मुझे सेल कर लो। चार्ट समझ में आ रहा है? ये लाइव मार्केट में पहली कैंडल देखकर मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इस प्रकार की मार्केट में क्या होता है, ओपन एंड गो जो सेटअप हमारा है, ओपन एंड गो जो आगे हम पढ़ेंगे, ओपन एंड गो वाला सेटअप चलता है। क्यों चलता है? अब उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे आपको नियर बाई 800 का नंबर दिख रहा है, नियर बाई क्लोजिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के जस्ट 50-60 पॉइंट ऊपर मार्केट का हाई दिख रहा है, जहां पे मार्केट ने एक रेंज बॉक्स बनाया हुआ है, बायर सेलर, बायर और सेलर। और ऐसी कंडीशन में आसानी से इन सेलर को टारगेट किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का ट्रेड आपको मार्केट में डुबो भी सकता है बहुत तेजी के साथ। तो पहली कैंडल पे आप रिस्क मत लेना। ये जो ना, देखो अनुभव का खेल होता है सारा। ये मैं आपको चार्ट में बता रहा हूँ, ये जो पहली कैंडल है ना, ये अनुभव वाला खेल होता है। दूसरा, पहली कैंडल जो बनी है इसमें और इसमें केवल बाइंग साइड के सेटअप में एक कमी है। कमी क्या है? मुझे सेम प्रकार की कैंडल चाहिए, मुझे सेम प्रकार की मार्केट के अंदर बॉडी चाहिए, सेम बॉडी। बस नीचे का जो विक बड़ा है ना, ये इतना होता तो मैं डायरेक्ट बाइंग कर लेता इस वाली कैंडल को देख के। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ कैंडल है, ठीक है सर इसमें और एक लॉजिक भी मिल रहा है सर आपका, जो बॉक्स का जो रेंज खत्म होकर नीचे आ गया तो इन लोगों को, सेलर्स को तो और ज्यादा आस बढ़ जाती है, तो फिर इसके अंदर गया ना, ऊपर वालों को टारगेट करते हो फास्ट निकल जाएगा। ये आप इससे पहले भी बताए थे। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ही चीज होती है, या तो बाइंग में आपको अगर ये अंदाजा पता है तो आप केवल बाइंग का ट्रेड पकड़ो, फिर आप भूल जाओगे, आप इसको टारगेट करने के लिए जाओगे। हाँ जी। आप क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब ये ब्रेकआउट वगैरह होता है तो बायर आ जाते हैं, फिर मार्केट जब बायर आते हैं तो फिर क्या होता है, जो पीछे चार्ट में हमने किया था सेलिंग, वो सेलिंग वाला ट्रेड होता है। जो पीछे वाला चार्ट हमने देखा था, ये वाला चार्ट, हाँ जी, हाँ जी, ये वाला चार्ट, ये डिक्टो चार्ट है। सेम चार्ट मार्केट ने बनाया आसपास के, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप डाउन खुल के डायरेक्टली ऊपर जाएगा, यही पैटर्न बनाएगा।
जो यहाँ पे बना है वो डायरेक्ट बनेगा, पीछे के सेलर निकलेंगे निकलेंगे, बायर आएंगे, मार्केट क्या करेगा, इस तरह से नीचे आ जाता है। लेकिन नीचे कब नहीं आता, नीचे कब नहीं आता, जब मार्केट ने ओपनिंग कंडीशन के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट कर गया और मार्केट यहां पे रुकने लगा, कोई रेड कैंडल बनाने लगा, तब फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर कंटिन्यू कर जाएगा। नहीं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, अगर मार्केट रुकने लगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि फर्दर बायर आ जाएंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, केवल डायरेक्टली गए यहां तक जहां तक स्टॉप लॉसेस हैं, तब तक कोई बायर आएगा नहीं, मार्केट आपको बाइंग में काम कर देगा, और जब बायर आएंगे मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर मार्केट रुकने लगा तो फर्दर बायर आ जाएंगे, उनको मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा, फिर नीचे आएगा, अगर पास में स्विंग है जोन कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करेगा, देन नीचे आ जाएगा। यार ये पीछे से शोर आ रहा है आप लोगों के, किसके आ रहा है पीछे, घर में कौन लड़ रहा है? विक्की सर, ये दादा, क्या था? विक्की दादा के था वो। हाँ ये वैसे भी 10 बजने वाले हैं भाई, जा मम्मी मारेगी भाई, विक्की दादा मम्मी मारेगी, भाग लो जल्दी। चलो सर जी, वो रेंज में अंदर चले गया वो। देखो बायर को मौका नहीं मिला और यही बाइंग का मौका था आपका, जो आप बाइंग कर सकते थे। यस यस ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, आसपास के जितने भी सेलिंग जोन थे उनको मार्केट ने ट्रिगर किया, हम बाइंग करके बैठे हैं। अब बाइंग करने के बाद अपने को टारगेट मिल गया ना, बहुत इजीली टारगेट मिल गया। अब ऐसे में चुपचाप, क्योंकि पैराबोलिक मूव है, चुपचाप पकड़ो और निकल जाओ, क्योंकि कब मार्केट कंटिन्यू करेगा, कब रिट्रेसमेंट करेगा। अब रिट्रेसमेंट पे और भी लोग आएंगे बाइंग करने, और जैसे रिट्रेसमेंट पे लोग बाइंग करने आएंगे तो मार्केट फिर फर्दर ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऐसी मूव की साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ऐसी मूव की साइकोलॉजी क्या होती है भाई, बायर को क्या चाहिए, रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन होगा, रिट्रेसमेंट होगा, तो बायर वहाँ पे ट्रैप होंगे। देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिला, बायर आ गए, मार्केट ने बायर को लपेट दिया, रिट्रेसमेंट मिल गया ना। अगर यहाँ नीचे से बाय लेते तो टारगेट तो 840 ही रहता ना, क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर 800 था। हाँ और 800 800 800 850 840 850 जो भी हो, मतलब फ्लो में जो मिल जाए वो आप पकड़ सकते हो। ठीक सर। चलो जी, 18 तारीख का चार्ट हम देख चुके हैं, अब 19 तारीख का हम कल कंटिन्यू करेंगे। वो पहले आप व्हाट्सएप पे कर लेना। अब हमें निफ्टी में चलना चाहिए या इसी में अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, यहाँ तक कि मैंने आपको बातें समझा दी। ठीक है, 10 बज चुके हैं, अब एक बार चलते हैं अपने चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट कहाँ गया, कि कौन से टाइम फ्रेम पर था? एक नहीं, ठीक है 5 मिनट पे थे, 5 मिनट पर ही था। नहीं 5 मिनट पे थे हम, कहीं और किसी और टाइम फ्रेम पर थे। ये 5 मिनट पर ही था। यार तो मैं चार्ट किसका देख रहा था अभी? हाँ ये तो ठीक है, अब यहाँ पे आया ना चार्ट, छोटी छोटी कैंडल बनी, फिनिशन बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस की कैंडल आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश कराए, फिर नीचे आ गया। ठीक है, बायर का क्लस्टर जोन है, अब ये ट्रिगर हो चुका है और उसके बाद विक बना रहा है। अब थोड़ा सा डेंजर है कि मार्केट नीचे फर्दर जाएगा कि नहीं जाएगा। बायर का एक क्लस्टर जोन तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि एक ये जो विक था ना नीचे, केवल एक विक था जिसके बेसिस पर मैं आइडिया लगा रहा था कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये वो विक है जो बीच में गैप है, क्योंकि इस कैंडल ने गैप नहीं दिया। जैसे कि यहाँ पे जो विक है, इस वाली कैंडल ने नहीं फिल किया, अगली कैंडल आके फिल करके चली गई। इस कैंडल का जो विक था इसने फिल कर दिया, मार्केट ऊपर चला गया। इस कैंडल का जो विक था वो अभी तक फिल नहीं हुआ था, तो यहाँ पे जाके वो विक फिल हुआ है। और वैसे भी मार्केट ने अब क्या हुआ, पीछे का जो क्लस्टर जोन है उसको उड़ा दिया है, और नीचे 1,08,000 का परफेक्ट नंबर भी है, इसका भी ब्रेकडाउन मार्केट ने किया हुआ है। अब थोड़ा सा डेंजर है मामला, क्योंकि ऊपर भी बेस बन चुका है, ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस तो अवेलेबल सर है यहाँ ही से सपोर्ट ले सकता है ना, सर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है ना, मार्केट ऊपर जो है एसएल अवेलेबल हो गए ना, ले सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है, क्योंकि नीचे मेन बायर्स जो बायर के जो स्टॉप लॉस जोन है वो अवेलेबल है, और अभी तक मार्केट ने नीचे का विक नहीं। हाँ ये बड़ा विक बनाता तो एक बात अलग होती, तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि अभी बाइंग करने में देर है। जब तक मार्केट अब इसको ब्रेकआउट करके पैटर्न नहीं बनाता तब तक यहाँ पे कोई बाइंग का ट्रेड नहीं है। स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे अभी भी मानता हूँ कि मार्केट हो सकता है कि एक बार इस विक को नीचे इन लोगों को टारगेट करने आए, मे बी। तो अभी तक देखो चार्ट हम कैसे देख रहे हैं, चार्ट को कैसे समझ रहे हैं, वो मैंने आपको छोटे से चार्ट को करके बताया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 5 मिनट पर समझाया। यही स्टॉप लॉस की कहानी है जो कि अभी लाइव मार्केट में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बताया, ये मार्केट नीचे आ चुका है, हालांकि अब जैसे ही इस पॉइंट पे गया, हम स्टॉप लॉस जोन में क्या काम करेंगे। सपोज मैं इस टाइम पे काम करता, यहाँ पे 500-600 पॉइंट का टारगेट होता, छोटा सा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कितना है, यहाँ ट्रेड किया, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालो 200 पॉइंट का, और 200 पॉइंट के अंदर में आपको 600 पॉइंट मिल गए। यही स्टॉप लॉस हंटिंग है। अगर आप